बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पाकिस्तान की खुसूसी सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 19वां रोज़ा है और जनाब आपके मेज़बान आपके सामने मैं हूँ उज़ैर मलिक और मेरा साथ दे रही हैं। बिल्कुल जनाब, मैं हूँ माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि उज़ैर ने कहा, आज 19वां रोज़ा है और ये पुरनूर सातें हमें पैगाम देती हैं कि बंदगी सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि अपने नफ्स को आला इंसानी इक़दार में ढालने का नाम है। और साथ ही रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़िरत अब अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। ये वो घड़ियाँ हैं जब दिल अल्लाह की याद से लबरेज़ और रूहें गुनाहों से पाक होने की तड़प रखती हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ शामिल है, लेकिन सबसे पहले जो टॉप स्टोरी है, जो हमारी सबसे बड़ी जिसके बारे में फ़िक्र है लोगों को, वो उसके हवाले से बात कर लें। लोग जिसके बारे में फ़िक्रमंद है तो जनाब मौशी खबरें जो हैं वो किसी बड़े तूफान की महम दस्तक देती हुई हमें नजर आ रही हैं। और आलमी मंडी में जो खाम तेल है वो $118 तक जा पहुंचा है, जिसका बराह रास्त असर हमारे किचन और सफ़र पर भी पड़ रहा है। रेलवे से लेकर बसों तक सब कुछ महंगा हो चुका है और अब तो टैंक का भी ख्याल रखना पड़ता है और गाड़ी वो भी हम मीटर पे भी नजर कि रहती है। टैंक फिल करवा लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का क्रैश होना, जहां एक ही दिन में इंडेक्स 13,000 पॉइंट्स नीचे गिरा। और हम देख भी रहे हैं कि रिपोर्ट ये आ रही है कि अगर यही हाल रहा तो महंगाई 11% तक जा सकती है। इसी मौशी संगीनी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशी उमूर मेहताब हैदर। उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सदाए रमज़ान। आलमी मंडी में खाम तेल $118 पर है। क्या पाकिस्तान के पास इस महंगाई के असर को रोकने का कोई बफर प्लान मौजूद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो इस टाइम जियो पोलिटिकल सिचुएशन है और एस्केलेटिंग जो है वो टेंशन है अमेरिका और इजराइल के अटैक की वजह से ईरान के ऊपर। आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उन्होंने बंद किया है और उसके बाद ऑयल की प्राइसेस जो है वो ऊपर जानी जो है वो शुरू हो गई हैं। अभी तो आप 114 या $118 पर बैरल की बात कर रहे हैं। आपको मैं याद दहानी कराऊं कि चंद दिन पहले जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं कतर के, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात बताई कि अगर ये चंद हफ्ते तक ये सूरत हाल बरकरार रही तो ऑयल की प्राइसेस जो है वो $150 पर बैरल को टच कर सकती हैं। तो हमें जो है वो इस वर्स्ट सिनेरियो के लिए वो तैयार रहना चाहिए। अब देखिए, जो आपने सवाल किया, बुनियादी तौर पर हुकूमत जो है जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस टाइम एक प्लान जो है वो उसको अप्रूव करने जा रही है कि जिसमें उन्होंने चंद दिन जो है वो ऑनलाइन जो है वो अपनी सारी एक्टिविटीज को जो है करना है, खासकर पब्लिक सेक्टर के लिए। और फिर सेकंड फेज में प्राइवेट सेक्टर को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इस तरह के कुछ ऐलानात करेगी कि जिसमें शायद जो ऑयल कंज्यूम हो रहा है उसमें कुछ कमी करे। लेकिन इससे पहले ही एक फैसला जो है वो कर चुकी है। वो फैसला ये था कि हमने जो 15 दिनों के बाद कीमतों में रद्दो बदल किया जाता था, अब उसको हफ्तावार बुनियादों पे करना शुरू कर दिया और पहले ही झटके में 55 रुपए जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया है। तो एक ये इंडिकेशन दिया है कि आप कंजम्पशन को जो है वो डिस्करेज करना चाहते हैं और कंजम्पशन को जो है वो कम करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल भी है। वो सवाल ये है कि चूंकि ये तो पहले से ऑयल के स्टॉक्स जो है वो मौजूद थे, तो बजाय इसके कि हुकूमत लेवी को बढ़ाती सिर्फ या टैक्स अपने को बढ़ाती, हुकूमत ने ओवरऑल जो है वो इसके अंदर इजाफा कर दिया। लेकिन बहरहाल एक इंडिकेट किया कि हम प्राइसेस के जरिए डिस्करेज करना चाहते हैं ताकि कंजम्पशन के ऊपर करें। क्योंकि दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो प्राइसेस जो इंक्रीज हो रही है, दूसरा सप्लाई साइड जो है उसको भी इंश्योर करना है। क्योंकि आगे चल के लग ये रहा है कि शायद सप्लाई भी इतनी स्मूथ नहीं रहेगी। मेहताब साहब, आपकी इस मामले पर बड़ी गहरी नज़र है और आपके आर्टिकल के भी बहुत ज़्यादा चर्चे हैं आज। तो हमें ये भी बता दें कि ये जो कीमतें बढ़ती जाएंगी, खुदा न खास्ता 150 बैरल फी डॉलर अगर कीमत हो जाती है, तो हुकूमत भी साथ साथ ही चलेगी या कुछ रिलीफ देने का बंदोबस्त भी करेगी, या फिर वही बहाना होगा कि जनाब ज़ख़ीरा अंदोज़ी को डिस्करेज करने के लिए, होर्डिंग को डिस्करेज करने के लिए हम साथ साथ कीमतें जो हैं वो बढ़ाएंगे और जितना भी दबाव है ये आवाम पर पास ऑन करें?
एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर है। जी। आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकती। एक चीज हुकूमत कर सकती है और वो ये कर सकती है कि जो पेट्रोलियम लेवी है, आपने अभी देखा कि अभी जो रिसेंटली प्राइसेस में इजाफा किया गया जी। तो उसमें 20 रुपए से ज्यादा जो है वो लेवी के अंदर भी इजाफा हुआ। तो आईएमएफ से ये जरूर डिस्कस किया जा सकता है कि चूंकि प्राइसेस बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं तो उस लेवी जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें कुछ कमी की जा सकती है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस हैं ये पास ऑन होंगी। ये आईएमएफ के प्रोग्राम में ये नहीं हो सकता कि ये प्राइसेस पास ऑन ना हो, लेकिन सही। जो हुकूमत कर सकती थी वो हुकूमत ने नहीं किया। मेहताब साहब, जो पहले जरा स्टॉक ये भी मौजूद थे। रहनुमाई कर दें कि क्या आम हालात में और गैर मामूली हालात दोनों में आईएमएफ की जो कंडीशन है वो हम बाउंड है उस पर? देखिए, ये तो बेसिकली ये बात आपकी ठीक है कि गैर जी। मामूली हालात में गैर मामूली फैसले जो है वो करने की जरूरत है, और गैर मामूली जो है वो आईएमएफ को भी अपना गोल पोस्ट जो है उसको रीएडजस्ट करने की जरूरत है। लेकिन आप ये देखें ना कि पाकिस्तान का एक तरफ तो एफबीआर के शॉर्टफॉल है, कोई तकरीबन 8 माह में कोई 428 अरब रुपए टू बी एग्जैक्ट, वहां पे शॉर्टफॉल है। तो अब वो ये नहीं चाहते कि जो पेट्रोलियम लेवी है वहां पे भी एक शॉर्टफॉल आए। तो और हुकूमत पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो एक हद से ज्यादा इसके ऊपर और किसी भी तरह की सब्सिडी जो है वो दे सके। मैं आपको याद करवाऊं कि 2007-8 में जब इसी तरह का क्राइसिस आया था और पाकिस्तान ने वो प्राइसेस पास ऑन नहीं की थी, तो उसके बाद हमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बड़ी तेजी के साथ डिप्लीट हुए थे और हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ा था। तो अब हमारे पास आप देखें कि जो एस्टिमेट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी की जो प्राइसेस हैं, अगर ये प्राइसेस बरकरार रहे तो पाकिस्तान का जो इंपोर्ट का बिल है वो $600 मिलियन पर मंथ उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। तो कोई भी हुकूमत इतना बड़े इजाफे को जो है वो अपने ऊपर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर अच्छा सकती। मेहताब साहब, स्टॉक मार्केट का ही एक दिन में हमने देखा 13,000 पॉइंट्स गिरना, क्या महज आलमी हालात का रद्द-ए-अमल है या हमारी अंदरूनी पॉलिसीज की नाकामी इसकी बड़ी वजह है? देखिए, इस टाइम तो पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी है और ये अनसर्टेनिटी की जो है वो रिफ्लेक्शन है, और वो रिफ्लेक्शन जो है आपको मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो है वो नजर आ रही है। आप ये देखें कि एक तरफ तो हमने जो है वो स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर मैं ब्लड बाथ इसको कहूँगा वो वहाँ पे हुआ। दूसरी तरफ आप देखें तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो बरकरार रखा 10.5% पे। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये उसकी एक कॉस्ट है, चूंकि आगे नहीं पता कि ये जंग जो है वो कितना अरसा जारी रहेगी, ये प्राइसेस जो है वो कहाँ पे जाके रुकेंगी। तो ये अनसर्टेनिटी जो इकॉनमी के लिए सबसे बुनियादी तौर पे बुरी चीज होती है, और ये वही चीज है जो हमारे सामने मुख्तलिफ इंडिकेटर्स की सूरत में जो है वो नजर आ रही है। अच्छा मेहताब साहब, माहिरीन के मुताबिक महंगाई 11% तक जा सकती है। क्या आपके ख्याल में ये नंबर सही है जिसके हवाले से अंदाजा लगाया जा रहा है, या फिर इससे ज्यादा भी खुदा न खास्ता हो सकती? असल में ये डिपेंड करेगा कि ये क्राइसिस कितना अरसा जो है वो प्रोलॉन्ग करता है। अगर ये क्राइसिस वीक्स और महीनों तक प्रोलॉन्ग करेगा तो इसके असरात जो है वो सप्लाई साइड की डिसरप्शन अगर वीक्स और मंथ्स तक हो गई तो फिर आपको याद होगा कि जब कोविड आया था तो कोविड के बाद जब सप्लाई चोक हुई तो उसके असरात जो है वो कई साल तक 2-3 साल तक जो है वो, बल्कि आज तक भी वो कहा जाता है कि उसके असरात मौजूद है। तो अगर ये सप्लाई साइड ज्यादा देर तक कतरा हुई तो इसके असरात महीनों तक रहेंगे और फिर पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट के अंदर जा सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये क्राइसिस कितने अरसे तक जो है परसिस्ट और प्रोलॉन्ग करेगा। अच्छा मेहताब साहब, आबनाए हुर्मस से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इसकी बंदिश की सूरत में पाकिस्तान के पास तेल के ज़खायर कितने दिनों के लिए काफ़ी हैं? क्योंकि इस पर बहुत डिस्कशन हो चुकी है, कोई कहता है 28 दिन है, कोई कहता है 25 दिन है, तो कितने ज़खायर हैं? देखिए, हमारे पास जो है वो पाकिस्तान जो कहती है वो कहते हैं जी 28 दिन है, लेकिन अब आप ये भी देखिए ना कि जब से ये ब्लॉकेड हुई है 10 दिन तो आज गुजर गए हैं उसके। तो इसका मतलब ये है कि अगर 28 में से आप 10 दिन वो भी निकाल दें तो आपके पास तकरीबन 2 वीक्स के जो है वो स्टॉक्स मौजूद हैं। कुछ ऑल्टरनेट रूट्स हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सऊदी अरब का एक और पोर्ट सिटी है यामा के नाम से, वहां से हम
हम कोई 2 वेसल्स हमने अभी भिजवाए हैं, लेकिन वो ऑफ कोर्स उसकी सप्लाई जो है वो उस तरह से तो नहीं होगी जो कि आप 20%, जैसे आपने खुद इसमें मेंशन किया कि 20% वाला रूट है, अगर आप किसी दूसरे रूट पे जाएंगे तो उसमें डेफिनेटली कॉस्ट भी बढ़ेगी, फ्रेट भी बढ़ेगा, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़ेगी और सप्लाई भी उतनी स्मूथ नहीं होगी। तो इसलिए ये चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है और इस बहुत बड़े चैलेंज जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह ये है, अभी आपने रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी होगी कि पाकिस्तान में $1 पावर परचेज पैरिटी की बुनियाद पे कोई 29 से 30% लोग गुर्बत से नीचे रहते हैं। और अगर आप वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन को सामने रखें तो पाकिस्तान में कुछ 60% ज्यादा लोग जो है ना वो $3 से $4 को अगर रखें तो उससे सतह गुर्बत से नीचे हैं। तो उनके लिए ये इस तरह की इन्फ्लेशन, इस तरह की यानी ऑयल का प्राइसेस में सर तक इंक्रीज, चूंकि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो खाने पीने की चीजों से लेकर कॉस्ट, हर तरह की लिविंग कॉस्ट जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। अच्छा मेहताब साहब, लास्टली जरा गैस के हवाले से, RLNG के हवाले से भी बता दें कि उसकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि वो शायद ऐसी चीज़ है जिस पर कोई ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन उसका कितना स्टोरेज जो है वो मौजूद होता है हमारे पास, और अब उसको इम्पोर्ट करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है ताकि गैस की किल्लत ना हो? देखिए, हमारा जो वहाँ पे कतर के साथ RLNG का है, तो कतर ने तो हमें भिजवा दिया है कि वो उस सप्लाई जो उन एग्रीमेंट के मुताबिक है वो नहीं कर सकेंगे इस क्राइसिस की मौजूदगी में। सही। तो मुझे तो गैस की जो बंदिश है वो लोड शेडिंग जो है वो नजर आ रही है, वो कई इलाकों में शुरू भी हो चुकी है और मजीद जो है वो उसकी वक्त के साथ जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो ये सिचुएशन जो है वो एग्रीवेट होगी। तो अब यही है कि ये सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हो, खत्ते के अंदर तो तब भी चीजें स्मूथ हो सकती हैं, वरना ये चीज जो है वो आगे जाके हमें अपने कंजप्शन जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। सही, बहुत शुक्रिया मेहताब साहब आपके वक्त का, और वाकई ये आगे जाकर थोड़ी सी और तशवीशनाक हो सकती है, लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जो होना है वो तो होना है, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ही हम देख रहे हैं कि खत्ते की सूरत हाल ऐसी है जिसके असरात पाकिस्तान पर आएंगे, महंगाई में सूरत हाल आपकी काबू में नहीं है तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, मतलब आप अपना जो सफ़र है उसको कम कर दें, और चीज़ें जो है जितना आप कम कर सकते हैं, किफ़ायत जारी कर सकते हैं आप करें, क्योंकि हालात जो हैं वो आपके सामने ही हैं पूरी दुनिया के, और वो दिन ब दिन बिगड़ते नजर आ रहे हैं। देख भी रहे हैं कि हुकूमत भी इस तरह की पॉलिसीज बना ही रही है, स्कूल की टाइमिंग्स हो गई या फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया, इस तरह की पॉलिसीज या ऑल्टरनेट पॉलिसीज पर अमल दरामद करके वी होप कि हम इस चीज़ से निकल जाएं, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, खत्ते में अमन हो, ताकि जितनी भी दुनिया की मईशतें हैं वो भी बेहतर समत की जानिब बढ़ सकें। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं व्यूअर्स। रमज़ानुल मुबारक में जहां इबादतें जारी हैं वहीं शहरी जिम्मेदारी की अदायगियां भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। महकमा एक्साइज पंजाब ने प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के लिए ईद से कबल मुहिम तेज़ कर दी है ताकि तरक्याती अहदाफ पूरे किए जा सके। बिल्कुल, और इस हवाले से बहुत से शहरियों को नए नोटिस भी मौसूल हुए हैं। टारगेट क्या है, शफाफियत कैसे यकीनी बनाई जा रही है, इन तमाम अहम सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डायरेक्टर एक्साइज रीजन बी अहमद सईद साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से सबसे पहले तो बताएं कि ईद के दिनों में इसकी रिकवरी का अमल किस तरह से बेहतर बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल सही है और बड़ा अहम आपने सवाल किया। तो ईद के दिनों में रमज़ान के एंड के ऊपर एक कैंपेन लॉन्च करते होते हैं, सिर्फ लोगों को एहसास दिलाने के लिए, जो कमर्शियल एरियाज़ हमारे कि आपके ज़िम्मे अगर टैक्स है, जो कि कुछ लोगों के ज़िम्मे अभी है भी, वो आप जल्दी से जल्दी पूरा करें इसको। कस्टमर के सामने हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत ही अच्छे अंदाज से, एक पॉजिटिव सेंस के साथ कि आपकी बहुत अच्छी कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, बहुत अच्छी रेल पेल हो रही है, कमर्शियल चीज़ें चल रही हैं, आपको इनकम भी हो रही है, तो आपके ज़िम्मे जो टैक्स जुलाई अगस्त में था आपको मार्च में आ चुका है। तो हम सिर्फ उनको पोलाइट अंदाज में ये सिर्फ एहसास दिलाने जाते हैं अफ्तार के बाद अपना टाइम भी निकाल के तरावी वगैरह के से फारुग होके कि आप ये जो टैक्स के नोटिस आ रहे हैं इसको सीरियस लें और टैक्स अदा करें। ये एक लगता है नफसियाती हरबा भी है और इसके नताइज कितने अच्छे और हौसला अफजा आ रहे हैं, और यकीनन फिर वो जो आगे से दलीलें दी जाती हैं कि काम ही नहीं है, कहाँ से दें, वो भी उस मौके पे कोई नहीं दे सकता होगा जब दुकान ग्राहकों से भरी हुई होगी। जी, ये कैंपेन का मकसद ये जो आपने खुद बयान कर दिया है जी कि उनके सामने तो ये नहीं कह सकते हैं आजकल हमारा काम नहीं चल रहा, जो कि ज़्यादातर लोगों का ये एक्सक्यूज़ होता है। तो टारगेट क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मिला हुआ है,
लेकिन जो हमारी टैक्स की लाइबिलिटी है वो तो फिक्स है हर साल में। सही। तो लोगों को पता होता है, तो हम सिर्फ कन्विंस करने ही जाते हैं कि आपसे में जो टैक्स लाइबिलिटी इसको आप अदा कर दें। सही। अहमद साहब, टारगेट की आप बात करें तो वो भी कुछ बता दें कि अहदाफ क्या हैं, और ये जो नए यूनिट्स शामिल हुए हैं इस हवाले से भी बताइएगा कि कैसे कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल हमारा एंड हुआ 30 जून 25 को, उसमें हमने कोई 20 अरब की रिकवरी की थी। अच्छा। तो इस साल हम वो कोई 8 महीने में पूरी कर चुके हैं। इस वक्त हमारा टारगेट 32 बिलियन के करीब है। गवर्नमेंट ने कोई 12 अरब में इसमें इजाफा किया जी। तो इस स्पेस के साथ जैसे हमने ये कैंपेन ये वाली स्टार्ट की हुई है, जब जिक्र हुआ है, इसके अलावा भी हम पूरे साल में एक मेहनत कर रहे हैं, एक टीम बना के चल रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। डी साहब की सरबराही में सेक्रेटरी साहब इसको बड़ा फोकस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये हम अचीव कर लेंगे 32 बिलियन का टारगेट भी। नए यूनिट हमने कुछ 6 लाख के करीब ऐड किए हैं। ये गवर्नमेंट के ये जो स्कीम है कि आप जो डीसी रेट है 50 लाख से ऊपर वाले टैक्स करें जी। ये बड़ा ज़बरदस्त रहा है। जो बड़े शहरों की प्रॉपर्टी 5 मरले की भी बड़ी कीमती है। लाहौर में 5 मरले का मकान आपको 2.5 करोड़ रुपए का मिल रहा है जी। राजनपुर में 7 मरले का भी उससे सस्ता है। उन लोगों को रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है जो पुअर लोकेलिटीज के रहने वाले थे, जो पोश एरियाज के रहने, ये टैक्स नेट में हम लेके आ गए हैं। तो 6 लाख के करीब पूरे पंजाब में ये टैक्स पेयर्स हैं। इनसे भी हमें काफ़ी बूस्ट मिला है। सही। तो हम पिछले साल से कोई 5 बिलियन के करीब ज़्यादा रिकवरी कर चुके हैं इन 8 महीनों में। इंशाल्लाह टारगेट के करीब पहुंच सर जाएंगे। ये हमें बता दें कि ये जो 5 मरला की आप बात करें, ये यूनिट ज़्यादा हैं, 5 मरला 10 मरला, इन पे कितना टैक्स है? सब पर यकसा है टैक्स, इक्वली है, या फिर एरिया वाइज है? ये डीसी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। अब जो डीसी की वैल्यू बहिया टाउन में वो डिफरेंट है, सही। और शाहलमी में अगर कोई घर है तो उसकी डिफरेंट है। तो ये टैक्स की जो लॉजिक है वो भी इसमें समझ आती है कि जिस प्रॉपर्टी की वेल्थ ज़्यादा उसका टैक्स भी ज़्यादा होना चाहिए। इसके बावजूद भी टैक्स ज़्यादा नहीं है, कोई 2500-3000 के करीब बनता है 10 मरले का। अच्छा। और 1500-2000 के करीब 5 मरले का पूरे साल के बाद टैक्स देना है। तो हम उसके अलावा कितने खर्च कर लेते हैं, गार्बेज लिफ्टिंग के ऊपर, वासा के चार्जेस हैं जी। तो पूरे साल का टैक्स 2000 या 5000, ये कोई ज़्यादा टैक्स नहीं है पंजाब के अंदर। जी ठीक। बिल्कुल अहमद साहब, ज़्यादा टैक्स तो नहीं है, पर कहीं ना आम आवाम को ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पे करने का अमल। इसके लिए कुछ लोग कहते हैं आसानी होगी तो क्या होगा, तो कोई तरीकाकार है घर बैठे क्या टैक्स पे किया जा सकता है? ये तो अब बहुत आसान कर दिया गवर्नमेंट ने। अब ई पे के ऊपर हम जा रहे हैं। जो ज़्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट पंजाब के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ऐसे हैं, वो आप घर बैठे ही पेमेंट कर रहे हैं उसकी। जी। ऑफिस में जाकर तो किसी पेमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही बैंक में आपको जाना पड़ रहा है। जी। तो ई पे के थ्रू सारी पेमेंटें अब इस वक्त हो रही हैं। नोटिस को घर तक, डोर स्टेप तक पहुंचाना हमारा काम है, वो हम हर साल करते हैं और एक से ज़्यादा दफ़ा करते हैं। जो इसकी पेमेंट है वो तो ई पे के थ्रू ही हो रही है। बैंक्स की तो हम बहुत डिस्करेज करते हैं ताकि बैंक्स की आपको लंबी लाइंस में न लगना पड़े। तो जो ई पे के थ्रू पेमेंट है, ये कोई 90% तो लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं घर बैठे हुए। ठीक। अब घरों में अगर बुजुर्गों को नहीं पता तो बच्चों को बहुत पता है कि ये ई पे के प्लेटफॉर्म कैसे आपने यूज़ करने हैं। जी। तो हमारी जो लाहौर की जो 90% जो पेमेंट है ये ई पे के थ्रू ही हो रही है अब। तो किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं। यानी आप बस पे करने का आप इरादा करें तो सहूलत ही सहूलत है, आप बड़ा इजीली घर बैठे पे कर सकते हैं। अच्छा अहमद साहब, हमें ये भी बताएं कि रिकवरी का तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से रिकवरी की जाती है? और आजकल तो ऑब्वियसली ख़जाना भरने की भी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, आवाम को रिलीफ भी पास ऑन करना है और इन्हीं टैक्सेस सही करना है। तो क्या तरीक़ाकार क्या है? सिंपल है प्रॉपर्टी टैक्स का। तो हम असेसमेंट करते हैं जो कि डीसी वैल्यू के ऊपर है, और हर बंदे को ये पता है कि मेरे डीसी वैल्यू के मुताबिक मेरे घर की वर्थ क्या है। अब ये सबको पता है क्योंकि उसने उस टाइम ड्यूटी पे की होती है। उसके हमारे ऊपर 0.07% हमारा टैक्स है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, दुनिया में सबसे कम है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। ठीक। उसके ऊपर जब नोटिस तैयार करते हैं, वो कंप्यूटराइज है, वो हम डोर स्टेप तक डिलीवर करते हैं लोगों को। वैसे आप ऑनलाइन भी उसको, और साथ ये दुरानियां भी जरा बताते जाइएगा कि कितना टाइम होता है आपके पास पे करने का, और उस दौरान आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल सही। जो पहला नोटिस जाता है उसमें 3 महीने का टाइम है। ठीक है। और सितंबर तक 30 सितंबर तक आपने पेमेंट करनी है। उसके अंदर 5% रिबेट भी है, गवर्नमेंट ने दी हुई है। तो जो 40% लोग हैं वो 30 सितंबर तक टैक्स लायबिलिटी पूरी करके फ्री हो जाते हैं। अच्छा। उसके बाद हम सेकंड नोटिस देते हैं, वो हर महीने की टाइम लाइन होती है। हर नोटिस की 30 दिन की टाइम लाइन है, और हर महीने 2% सरचार्ज भी बढ़ता जा रहा है इसके ऊपर। ये भी है गवर्नमेंट का। अगर आप टाइम पे टैक्स पे करेंगे तो आप 5% रिबेट ले रहे हैं। टाइम के बाद फिर हर महीने 2% उसमें सरचार्ज पेनल्टी भी लग रही है। तो हम साल के अंदर
3-4 दफ़ा नोटिस डोर स्टेप तक पहुंचाते हैं। ना भी पहुंच रहा हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे ठीक, जाके। सही। तो ऑटोमेशन काफ़ी ज़्यादा इस टैक्स के अंदर हम कर चुके हैं। सही। अच्छा अहमद साहब, इतने सारे नोटिस के बावजूद भी कोई ना अगला मरहला आ गया, आखिरी। सीरियस ले तो फिर क्या, क्योंकि ये तो डराया जा रहा है कि पेनल्टी तो उसको पड़ रही है, हाँ। उसके बाद फिर क्या सिचुएशन होती है? तो जो फर्स्ट स्टेप है वो प्रॉपर्टी को सील करना है, जो कि हम बहुत डिस्करेज करते हैं। अपने स्टाफ को कहते हैं कि आपने प्रॉपर्टी सील नहीं करनी। सही। किसी के कारोबार को जाके हिट करना, प्रॉपर्टी सील करना, घर के ऊपर जाके नोट्स उस तरह का लगाना, ये बड़ी ही एक अनप्लेजेंट किस्म का जी, हमारा है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमें एक्साइज डिपार्टमेंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी। मैं बिल्कुल ये क्लैरिटी के साथ कहना मजबूरी चाहता में हूं, करना पड़ता है। मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज को कोशिश करते हैं उसको फिर सील कर दिया जाए। 1, 2 या 4 नोटिस के बाद पेनल्टी भी लगी जा रही है, हम बार बार उसको ऊपर मिल भी रहे हैं। जी। तो बाज़ औक़ात टैक्स उतना ही होता है जितना हमारा उसके ऊपर खर्चा आता है गवर्नमेंट का। बार बार आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपना पिकअप भिजवा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे हैं 2-3, तो वो टैक्स उतना ज़्यादा नहीं होता जितना उसके ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमें प्रॉपर्टी को फिर सील करना पड़ता है, जो कि बड़ा ही अनवांटेड किस्म का एक्शन है हमारी तरफ से। और फिर उसके बाद ड्यूज पे होंगे तो फिर वो आप डी सील करेंगे। हाँ, और पेनल्टी भी साथ लग चुकी होती है। पेनल्टी भी लग साथ चुकी लग होगी। तो बहुत सारे इस तरह के लोग बेहतर है कि हैं, वक्त के अंदर जमा करवा दें, इस तरह की मुसीबत से बचे। कंसेशन हासिल की जाए हाँ। और पेनल्टी से बचा जाए और इस अनप्लेजेंट सिचुएशन से भी बचा फिर जाए। माशरे में भी, आपके हमसायों में भी आपका तासुर जो है वो ख़राब होता है। अच्छा अहमद साहब, अगर किसी को कोई एतराज़ है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसकी कोई दुकान है, प्लाजा है, जो भी है, व्हाट्सएवर, या रिहायशी भी है, उसे कोई मसला है, वो कहता है कि जनाब डीसी रेट कुछ और है, जो तखमीना लगाया गया वो गलत है। ये भी बता दें कि तखमीना लगाने का तरीक़ाकार डीसी रेट के अलावा क्या होता है, क्या चीज़ें देखी जाती हैं, और कोई एतराज़ है तो वो किस तरह से फिर रुजू कर सकता है और उसको दूर किया जाता है? बिल्कुल सही। डीसी रेट तो पर मरला फिक्स है और उसका जो कंस्ट्रक्शन का रेट है वो पर स्क्वायर फीट फिक्स है। तो जहाँ पे एतराज़ हो सकता है वो ये है कि प्लॉट एरिया आपने मेरा ठीक नहीं लिखा, मेरा तो 10 मरले का घर है, आपने 15 मरले लिखा हुआ, ये एतराज़ हो सकता है। आपने कवर्ड एरिया मेरा ठीक नहीं लिखा, ये तो 5000 स्क्वायर फीट है, आपने 7000 लिखा हुआ है। अच्छा। तो ये 2 पैरामीटर्स हैं। डीसी रेट तो डीसी ने फिक्स किए हुए हैं, उसके ऊपर कोई एतराज़ हो तो डीसी ऑफिस इसको ठीक कर सकता है। सही। हम ये फीडिंग करते हुए हम एक साइड से भी गलती हो सकती है कि आपने डीसी रेट गलत दर्ज कर दिया हो। ये 3 पैरामीटर्स हैं, इसको चेक करना चाहिए। अगर इसके बावजूद आप फील कर रहे हैं कि हम नोटिस हमारे के ऊपर ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, आपका टोटल एरिया कितना है, डीसी रेट वहाँ पे कितना है और कवर्ड एरिया कितना है, तो आप चेक कर सकते हैं अपने नोटिस से। तो आप घर बैठे एक ऑनलाइन अपील भी कर सकते हैं। अच्छा। अपील के लिए किसी ऑफिस में फिजिकली आने की जरूरत नहीं है, तो अपील का पूरा मैकेनिज्म वो ऑनलाइन ही है। तो आप इतराज़ कर सकते हैं इसके ऊपर अगर असेसमेंट ठीक नहीं है। साहब, जो घरों में कमर्शियल काम कर रहे हैं उनका फिर क्राइटेरिया या कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? उसको हम पूरा कमर्शियल टैक्स नहीं लगाते, ठीक है। उसको कमर्शियल का 50% पास ऑन करते हैं, क्योंकि वो सेमी कमर्शियल है। जी। रेजिडेंशियल उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन अंदर पार्लर खुला हुआ है या कोई एकेडमी खुली हुई है, स्कूल खुला हुआ है, या एम्ब्रॉयडरी की मशीन लगी हुई है, तो उसके ऊपर हम पूरा जो कमर्शियल का रेट वो अप्लाई नहीं करते, उसका 50% कंसेशन गवर्नमेंट दी हुई है। ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं है। सही। और लोग पे करते हैं वैसे आसानी से। सही, ज़बरदस्त, लोग पे भी करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। और वाकई जी टैक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नोटिस का सिलसिला रहता है, पेनल्टी भी होती है, फिर आपकी प्रॉपर्टी सील होने का खतरा होता है, तो आपको टैक्स पे करना चाहिए और बर वक्त करना चाहिए, ताकि आपकी आसानी, आपकी सहूलत है। और सरकार भी जो है ना वो भी टैक्स से ही चलता है। और आप तो देख भी रहे हैं कि जो सड़कें बन रही हैं, अंडरपासेस ज़बरदस्त बन रहे हैं, बहुत सारे काम जो हो रहे हैं वो इन्हीं टैक्स के पैसों से ही होते हैं। तो आप भी जिम्मेदारी शहरी होने का सबूत दें और अपनी जिम्मेदारी जनाब भरपूर तरीके से अदा करें, बर वक्त टैक्स जमा करवाएं। और जो हजीमत होती है फिर वो थोड़ा सा परेशानी भी होती है जब कोई टीम आती है, तो हम सारे भी पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं, तो इससे जनाब आप शर्मिंदगी से बचें, बर वक्त टैक्स जमा करवाएं। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमजान, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हमारा किचन सेगमेंट इफ्तार पकवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इफ्तार पकवान और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी आपके बहुत अच्छे जा रहे होंगे, इबादतें भी आप कर रहे होंगे, और यकीनन रमज़ान में इबादत का दुगना सवाब मिलता है। और हम भी हमेशा डेली आपके सामने हाजिर होते हैं। इफ्तार पकवान को स्पॉन्सर किया है करशी जामे शीरी ने, सेब्रोसो ने, किन्नौर और डालडा भी हमारे साथ है। जिसकी कमी है उसको बुला लेते हैं, शेफ अनम को। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा
कि आज हम थोड़ी सी जगह चेंज करते हैं अपनी, तब्दीली आनी चाहिए। लेकिन हम खाना इधर ही पकाएंगे। तो आप अपनी जगह पे आए, मैं अपनी जगह पे आती हूँ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? रोजे आपके कैसे चल रहे हैं? बहुत मैं अच्छे। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छे। अच्छे। अब चूंकि काफी रोजे गुजर गए ना, अब थोड़ा सा अब महसूस हो रहा है। प्रैक्टिस भी हो गई है थोड़ी सी, और थोड़ा सा लेकिन अब जो सबसे ज्यादा अगर रोजे में किसी चीज की शिद्दत अगर हमें महसूस होती है तो वो मेरा ख्याल है कि पानी है। पानी है, हाँ। क्योंकि गर्मी की जरा शिद्दत थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। हमने अच्छा, सोचा रमजान से पहले ना गर्मी नहीं थी। Exactly. मुझे लगता है गर्मी ना रमजान का इंतजार कर रही थी बिल्कुल। कि रमजान आए तो गर्मी आए। तो अब गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुके हैं, और हम भी हमेशा आपके लिए रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स लेकर आते हैं। आज भी कुछ होगा रिफ्रेशिंग, तो आज अनम आप क्या बनाने जा रही हैं? आज की रेसिपी जो है बड़े लोग खुश होंगे कि आज हम उनको एक नहीं दो रेसिपीज देंगे, और एक हम उनको देंगे मेन कोर्स और एक हम उनको देंगे डिजर्ट। और ड्रिंक्स हमने इतने सिखाए हैं, उनमें से आप एक आध एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये रेसिपी जो है बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं शाही मखमली चिकन ग्रेवी, बड़ी ही मज़ेदार। और जिन लोगों को वाइट सॉस और जिनको थोड़ा शाही और थोड़ा नट्स वाली चीज़ें पसंद है, जो उनके शाही लिए ज़ौक़ रखते हैं बिल्कुल उनके लिए उनके लिए तो बेस्ट आइटम है ये, और वो बहुत एंजॉय करेंगे। तो करते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए जैसे आपको पता है रिवायती तरीके से हमें आग लगानी पड़ेगी सिर्फ चूल्हे पे, और लगानी भी यही चाहिए। हाँ, सिर्फ यही और मैं लगानी लेकर आती हूँ डालडा, क्योंकि हमारा और हमारी माओं का एतमाद है डालडा। बिल्कुल। और यही चीज़ डालडा को बनाती है पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड। बिल्कुल। थोड़ा सा और डालें बस, क्योंकि इसमें क्रीम भी जाएगी तो उससे भी जो है थोड़ी सी ग्रेवी हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसके अंदर ज़ीरा। आप इसके अंदर शाही काला ज़ीरा जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा जो है इस रेसिपी में फ्लेवर आता है। तो इसमें जाएगा ये ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे छोटी इलायची, जो कि अनम की फेवरेट है। बिल्कुल। और ये जाएगी इसमें 3 से 4 अदद छोटी इलायची, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्लोव्स, जिनको कहा जाता है लौंग। इससे बहुत अच्छा आपकी जो है ना इसका जायका निकलेगा, प्रॉपर एक अरोमा आपको चाहिए वो आपको इस रेसिपी के अंदर जो है वो बेसिकली मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप डालना चाहे तो ड्राई रोस्टेड जो वो होती हैं साबुत गोल मिर्चें, वो भी इसमें डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। क्या इसको करेंगे हल्का सा जो है हम सौते कर लेंगे, थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन। जैसे ही ये हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपना चिकन डालकर अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। और चिकन हम यूज़ कर रहे हैं सैब्रोसो का। डिश जो है काफ़ी फायरी है, तो मैंने ज़रा आपसे फासला रखा है। इसका ये मतलब नहीं मैं आपसे नाराज़ हूँ, ठीक है, कोई ये फासला इस आग की वजह से, और हाँ ये फायरी जो एक मिक्सचर बन रहा है इसकी वजह है। बिल्कुल। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो 2 हमने मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं ब्लेंड करके रखे हुए हैं, और अब हमने इनको इतनी देर कुक करना है कि अनटिल अनलेस जो है ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम अपने फर्दर स्टेप की तरफ जाएंगे, और स्टेप नंबर 2 होगा जिसमें हमने अपने चिकन को इसमें ऐड करेंगे, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं सैब्रोसो का। और सैब्रोसो का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं चिकन हांडी, और इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेरिएशन मिल जाती है। आपके पास कढ़ाई कट है, आपके पास बिरयानी कट है, बोनलेस फिलेट्स है, आपके पास चिकन मिन्स है, तो आपके पास एक लॉट ऑफ लॉन्ग रेंज होती है चिकन की। और सबसे अच्छी बात है कि जब भी सैब्रोसो का नाम आता है, एक तो उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी रेडी हो जाते हैं, बट एक जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि साफ़ सुथरे इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। चिकन की बात करें तो अगर आप बाहर से लेके आएंगे तो यकीनन आपको धोने में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास सैब्रोसो का चिकन होगा तो वो वाली जो मेहनत है ना वो आपको करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सैब्रोसो का चिकन है वो साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होता है। हाँ जी। और अब हम इस जितनी देर में अनियन होता है हमारा फ्राई, तो मीनवाइल जो है हम कटिंग कर लेते हैं कैप्सिकम की, क्योंकि कैप्सिकम जो है इस शाही जो हमारी डिश है उसमें जाएगा। अच्छा। तो आपने जो है आप इसको क्यूब कट में कट करेंगे। अब आपको अगर क्यूब्स छोटे साइज़ का पसंद है तो आप छोटे साइज़ का कर ले, अगर आपको बड़े साइज़ का पसंद है तो आप बड़े साइज़ का कर ले। तो हम करेंगे बिल्कुल छोटे साइज़ का, जो कि हमारी रेसिपी के अंदर जो है वो देखने में भी जो है वो प्यारा लगे। तो आपने जो है अगर आपको कैप्सिकम ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर जो है क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ज़्यादा ही क्वांटिटी कैप्सिकम की लेकिन शिमला मिर्च जाएगी ज़रूर। लेकिन फिर वही बात है कि जब आप पाकिस्तानी खाना बनाते हैं तो आप थोड़ा बहुत अपने से फ्यूजन कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ फॉर एग्जांपल नहीं पसंद आ रही, वेजिटेबल में मैं बात कर रही हूँ, स्पाइसेस में बात नहीं कर रही, अगर आपको वेजिस में कैप्सिकम नहीं पसंद तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं।
और एक स्टेप शिमला मिर्च अगर आप नहीं डालना चाहते तो वो कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो आप डाल सकते हैं? आप इसके अंदर फिर कोई वेजिटेबल नहीं डालेंगे। वाह। अगर आप शिमला मिर्च नहीं डाल रहे तो फिर इसके अंदर कोई शिमला मिर्च भी एक शाही सब्जी है शाही सब्जी जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल। और उसके बाद जो है हम जब ब्रेक में जाएंगे तो तब हम इसमें आलमंड्स ऐड करेंगे। आलमंड की पेस्ट, बेसिकली बादामों की पेस्ट इसमें जाएगी। तो मैं बादामों को थोड़े से पानी में डाल के जो है अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी, या फिर आप उसको दही में भी डालकर जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं। उससे भी जो है बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। जब आप उसको दही के साथ ऐड करेंगे तो उसमें बड़ा अच्छा सा जो है वो एक फ्लेवर आ जाएगा। इस तरीके से दरमियाने साइज़ के क्यूब्स आपने कट करने हैं, और कट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप अब हमने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम एक पैन रखेंगे अलग से, और इनको हम सौते करेंगे थोड़ी सी ग्रीन कार्डेमम के साथ। थोड़े से आप चाहें तो बीच में अगर ज़ीरा डालना चाहें तो डाल लें, स्किप करना चाहें तो स्किप कर लें। और उसके साथ हम इसको 1-2 मिनट कुक करेंगे। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे, और फिर इसको तब यूज़ करेंगे कि जब हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और लास्ट सर्विंग टाइम पे, क्योंकि कैप्सिकम को अगर आप ज़्यादा देर ग्रेवी में रखेंगे, एक तो वो अपना कलर भी चेंज कर लेगी और प्लस उसमें जो है वो क्रंच भी खत्म हो जाएगा। चलें, तो बेहतरीन ये हो गई है कट। जहाँ ममता वहाँ डालडा, ना बदला जमाना ना बदला डालडा। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ फ्राई पैन पे, और इसको करेंगे आप इसमें सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून मुझे डालडा कुकिंग ऑयल डाल दें। और साथ साथ जो है हम अनियंस को देख लेते हैं कि ये किधर तक पहुँच गए। बस और 1-8 मिनट तक जो है हमारे इसमें आपने फ्राई करना है कुछ? हाँ जी बिल्कुल, 2 टेबलस्पून के करीब आप इसमें बस ऑयल डाल दें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी 1 या 2 आप इसके अंदर इलायची, और इसमें जाएगा थोड़ा सा 1-8 लौंग, और साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है जी। अब हम लौंग के साथ कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है तो जरा मैं देखिए किचन में तो ऐसे छोटे छोटे काम जो है देखा, मैंने कहा था ना कि वो अच्छी यादें नहीं है। कोई बात नहीं। हम इसकी फ्लेम को कर लेते हैं बंद, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हमारे कैप्सिकम। और जो शोर शराबा वाला काम था वो मैंने आपके लिए जो है वो खत्म कर दिया। बेहतरीन हो गया ये तो। अब इसको हल्का सा हम करेंगे सौते। ये खत्म होगा तो हमारे फास्ते खत्म बिल्कुल। आज की रेसिपी ने जन्नत और मुझे थोड़ा थोड़ा दूरी इख्तियार करने पे मजबूर कर दिया। और वो फसाद की जड़, दूरी की जड़ थी 1 लौंग, 1 अदद लौंग। तो बस इसको हल्का सा करेंगे, और मीनवाइल जो है हमारे अनियंस वो भी हो गए हैं अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सैब्रोसो का बोनलेस चिकन, और ये जाएगा इसमें बोनलेस चिकन। इसमें कुछ और ऐड करेंगे? बस कुछ नहीं, कुछ इसको इतना ही हमने सौते करना था। और अब हम इसमें बेशक थोड़ी सी जो है वो सूखी मेथी ऐड कर देते हैं, लेकिन हम सूखी मेथी ड्राई लास्ट में भी ज़रूर ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हमने इस क्यूब्स के अंदर स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर देने हैं जी। स्पाइसेस में इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका, पिंक सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, और ये चला अच्छा, आजकल ना लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए, हाँ तो आप हर घर में ना पिंक सॉल्ट देखेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है इस रेसिपी का वो है जी ये वाइट पेपर, और ये वाइट पेपर जाएगी इसके अंदर। और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, ये चलेगी कुटी हुई लाल मिर्चें। इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, ये चला गया इसमें ज़ीरा पाउडर। आप चाहें तो डायरेक्टली ज़ीरा भी डाल सकते हैं जैसे हमने इनिशियली डाला था। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया पाउडर। और अब इनको करेंगे अच्छी तरीके से हम मिक्स, और मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल भी इसमें लाल मिर्च नहीं डालूंगी। लाल मिर्च से क्या होगा कि इस रेसिपी का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा, तो हमें अपनी रेसिपी का थोड़ा कलर जो है वो भी थोड़ा फोकस करना है। मसाला इसका भून गया अच्छी तरीके से, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, योगर्ट। तकरीबन 1 कप के करीब हम इसके अंदर भर के ऐड करेंगे योगर्ट का। अच्छा, अब योगर्ट जो है इसमें वो उसी का ही प्रॉपर रेसिपी से उसी की जान बनेगी। तो अब हम साथ में थोड़ा सा जो है इसमें पानी ऐड कर देंगे, और पानी ग्रेवी के लिए? हाँ जी, ताकि चिकन भी गल जाए हमारा। और इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे हार्डली कोई 7 से 8 मिनट, जब तक हमारा चिकन अच्छे से जो है वो टेंडर नहीं हो जाता।
तो ये चला गया है इसमें दही। और अब मैं करूँगी इसकी लिड को कवर और ये हो जाएगी आपकी शाही मखमली कितना टाइम हांडी। लगेगा इसे भुनने में? तकरीबन अभी इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में, और फिर हम बाकी का जो है इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो मीनवाइल जब तक ये पकेगी तो साथ हम अपना डिजर्ट भी तो बनाएंगे। वाह, आज तो कुछ डिफरेंट बनने वाला है। आज तो बहुत रौनक है इस तरफ। रौनक है, रौनक, क्योंकि देखें रोज़ों के साथ साथ हमने आगे ईद का भी तो ख्याल रखना है ना, तो ईद की भी तो चीज़ें होनी क्योंकि चाहिए। इफ्तार पार्टियां शुरू हो चुकी हैं बिल्कुल। और कोई भी इफ्तार पार्टी मीठे के बिना अधूरी होती है। ऐसा ही। तो आज आप मीठे में क्या बनाने लगी हैं? आज मीठे में हम बनाएंगे क्रीमी कस्टर्ड विद फ्रूट्स। आप इसको जब मैं बनाना बताऊंगी तब मैं आपको इसके अंदर और जो फ्यूजन्स और वेरिएशंस क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। लेकिन ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, आप ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो हमारा मीठा है उसे बनाएंगे, तो साथ रहिएगा। तो ब्रेक के बाद इफ्तार पकवान में आपको वेलकम कहते हैं। हमारी डिश शाही मखमली चिकन ग्रेवी रेडी हो रही है। यस, सीख लिया है जन्नत ने। बहुत अच्छा मुश्किल जी। से मैंने ब्रेक में नाम याद किया। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद चिकन क्यूब किनौर का। और अब हम इसके अंदर ग्रेजुअली चीज़ें ऐड करते जाएंगे। इसमें जाएगा किनौर का क्यूब और अच्छी तरह डाल के आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने फिर ऐड करनी है इसमें रिमेनिंग चीज़ें, जो कि अब इसमें जाएगा बादामों का पेस्ट। मैंने बादामों का पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये जाएगा इसमें बादामों का पेस्ट। ये चलेगा इसमें सारे जो कि हांडी को कलर भी देगा। हाँ, आप चाहें तो इसके अंदर जो है बादामों के पेस्ट के साथ थोड़ी सी काजू पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा और जो आपको शाही वाला जो है ना फ्लेवर, जो फ्लेवर और वाइब चाहिए हाँ, ना, वो काजू से आएगी। काजू से बहुत अच्छी आएगी। अब ये इसको अच्छी तरह डालकर अब हम इसको 1 आध मिनट कुक करेंगे। अब इसी टाइम में हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का बहुत अच्छा सा जो है वो जायका आता है। साथ में अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे क्रीम। तकरीबन हम इसमें 1/2 कप ऑफ क्रीम का ऐड करेंगे। दैट्स इट। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से एक मिक्स करेंगे और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सिमर होने के लिए रख देंगे ताकि ये इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। और उसके बाद फिर हम लास्ट में जो हमने शिमला मिर्च को रेडी करके रखा हुआ है वो हम इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद फिर हम इसकी सर्विंग करेंगे। तो चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आज आप कुछ मीठा बना रही हैं, बिल्कुल, तो उस पर भी आते हैं। मीठे की तरफ चलते हैं। हाथों को कर लेते हैं थोड़ा सा साफ, क्योंकि अब हम बनाने लगे हैं मीठा। और मीठे के लिए हम बनाएंगे आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, वो है जी क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड। और आप जो हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको मैंने बोला था कि आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं, आप इसके अंदर केक ऐड कर सकते हैं। इसकी लेयरिंग में आप जो मतलब चॉकलेट बेस्ड कैंडीज़ होती हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स, आप फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, कॉकटेल फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप जितने मर्जी फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहें। अब कर लेते हैं सबसे पहले मिल्क को बॉईल। और ये मिल्क हम तकरीबन 1 लीटर के लिए के करीब मिल्क यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कस्टर्ड। तकरीबन हम, हाँ जी, इसमें हम ऐड करेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे, हम बेसिकली अभी यूज़ कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो वनीला या जो भी कस्टर्ड आपको पर्सनली पसंद है, टेस्ट आपको पसंद है, बिल्कुल, वही आप इस्तेमाल करें। और ये जाएगा इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून भरकर हम इसके अंदर कस्टर्ड की ऐड करेंगे। अच्छा, आपको मीठा पसंद है? मुझे कस्टर्ड बहुत पसंद है। मीठा ठीक है, ओके, थोड़ा ना इतना ज़्यादा, लेकिन सो लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपको खाने के बाद बहुत ज़्यादा क्रेव होता है खाने का, और मैं उस क्रेव को रेजिस्ट नहीं कर सकती। अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। हो रही है तो मतलब कि मुझे उस वक्त खाना है वो मीठा। अदर देन मैं इतनी कोई शौकीन नहीं हूँ मीठे की। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप के करीब जो है चीनी शुगर ऐड कर देंगे। और शुगर के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस का कस्टर्ड में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आपने इसको स्किप नहीं करना, आपने इसको ज़रूर डालना है। इसको मिक्स करेंगे या ऐसे रहने देंगे? नहीं, अभी इसको मैं अभी बॉयल आएगा तो पी कर लेंगे। अच्छा, अब इतनी देर में आपने अच्छी तरीके से जो है कस्टर्ड को मिक्स कर लेना है पानी के साथ। तो इस तरीके से देखिए इसमें बॉयल आ गया बड़ा अच्छा सा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड। और कस्टर्ड के बाद जब कस्टर्ड को थोड़ा रेस्ट देंगे तो मैं उस तरफ चली जाऊंगी अपनी जो मखमली हांडी है उसकी तरफ। अब यहाँ पे इसको स्लोली एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे ताकि जो कस्टर्ड है वो नीचे ना बैठा हो। और उसके बाद हम इसको इसके अंदर आराम आराम से ऐड करते जाएंगे।
और रुकते जाएंगे। जितना हमें कस्टर्ड की ज़रूरत होगी उतना हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। एक साथ नहीं ऐड करना। एक साथ नहीं आपने ऐड करना। एक साथ ऐड करने से ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा थिक हो सकता है। एक साथ ऐड करने से ये भी हो सकता है, अभी ये भी हो सकता है कि हमें शायद और कस्टर्ड बनाना पड़े। तो इसलिए मैं यही हमेशा कहती हूँ कि कस्टर्ड को हमेशा आपने स्लोली जो है वो ऐड करें इसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि 1 टेबल स्पून के मतलब 1 लीटर के हिसाब से इनफ है हमारा कस्टर्ड। इतनी ही हमें थिकनेस चाहिए अपने कस्टर्ड की। अब हम इसको थोड़ी देर कुक करेंगे। अब आप इसको मिक्स करती रहे ताकि इसमें लम्स ना बने बिल्कुल भी। और मैं इस तरफ आ जाती हूँ हांडी की तरफ। और ये देखिए हांडी की कितनी खूबसूरत सी शक्ल जो है वो बन गई है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जो कलर चाहिए था वो आ गया है। एग्जैक्टली। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो कैप्सिकम्स हमने रेडी करके रखी हुई हैं, वो जाएगी इसके अंदर। ये चली गई कैप्सिकम और यहाँ से इसको हटा लेते हैं अपने पैन को। और अब कर देंगे फ्लेम को ऑफ। और हमारी मखमली शाही चिकन ग्रेवी वो हो गई है रेडी। आप इंजॉय करें इसको नान के साथ, तंदूरी पराठों के साथ, सादी रोटी के साथ। अगर किसी को राइस के साथ खाना है तो वो इसमें ऐड करेगा, वाइट राइस के साथ वो इसको एंजॉय कर सकता है। और इस स्पून को कर लेते हैं साइड पे और दूसरा स्पून ले लेते हैं ताकि हम जो है अपनी अच्छी तरीके से खूबसूरत सी डिश के अंदर इसको कर दें सर्व। और लास्टली मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्या कहते हैं, फ्रेश कोरिएंडर। वाह। और फ्रेश कोरिएंडर से जो है आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि हांडी की शक्ल ही बड़ी खूबसूरत सी निकल आती है। तो ग्रीन कलर वैसे बड़ा रिफ्रेशिंग होता है, बिल्कुल किसी भी आप डिश में ऐड करें तो उसको मज़ीद खूबसूरत बना देता है। एग्जैक्टली। और लेकिन जिस जिम्मेदारी पे आपने मुझे लगाया था मैं बखूबी अंजाम दे बिल्कुल रही बहुत हूँ। अच्छे से देते रहे हिलाते रहे। और बस इसको जो है मैं थोड़ा सा नीट कर लूँ। और साइड से हम इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे तो हमारी शाही मखमली हांडी जो है या ग्रेवी कह लें वो रेडी हो जाएगी। इसको करते हैं थोड़ा सा साइड पे। और यहाँ से हम ले लेते हैं 1-2 ग्रीन चिलीज और इनकी हम करते हैं अच्छी तरीके से बिल्कुल फाइनली हम कट करेंगे और इसकी हम ऊपर से करेंगे प्लेटिंग। दैट्स इट। और ये आ गई हमारी ग्रीन चिली। और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसके ऊपर कोरिएंडर, बिल्कुल थोड़ा सा। बाकी आप बेशक रेस्ट ऑफ अपने जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। मेन आपकी जो ग्रेवी है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ताकि वाइट। तो जितना खूबसूरत इस डिश का नाम था शाही मखमली चिकन ग्रेवी, जी बिल्कुल, उतनी ही वो खूबसूरत लग रही है। कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ ग्रेवी ही कहें। लेकिन नहीं, देखिए इतना खूबसूरत नाम है तो पूरा लेना चाहिए ना। बिल्कुल। और यहाँ पे जो ये देखिए जो आपने मुझे बहुत अच्छा जिम्मेदारी दी थी, मैंने बखूबी अंजाम दी है। देखिए कितने अच्छे कि उन्होंने इसके अंदर बिल्कुल भी कोई लम्स नहीं आने दिए। अच्छा, ये प्रोसीजर हमने क्यों किया है? ये प्रोसीजर इसलिए किया है कि अगर मैं कस्टर्ड को यूं ही छोड़ देती तो इसमें बन जाते लम्स। तो ये लम्स हमें नहीं चाहिए थे। और अब ये फ्रेश क्रीम जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सारी। और इससे भी बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी जो है आपके कस्टर्ड की बन जाती है। ये देखें, वाह, इस तरीके से। अब इसको अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। और फ्लेम बंद ही है। और फ्लेम बंद है। फ्लेम का काम खत्म हो गया। फ्लेम का काम खत्म हो चुका है। और अब इसको अच्छी तरीके से मैंने कर लिया है मिक्स। और अब इस स्पून को कर लेते हैं साइड पे और एक और स्पून ले लेते हैं और वहाँ से अपना प्लेटर भी ले लेते हैं। और इसकी भी करते हैं प्लेटिंग हम सर्व। और उसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़े से कॉकटेल फ्रूट्स। तो ये जाएगा कस्टर्ड आपके प्लेटर में। ये चला गया इसके अंदर। और ये चीज़ें आपने जब फ्रूट ऐड करना है तो आपने प्लीज़ उस वक्त का वेट करना है जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए। कॉकटेल फ्रूट तभी डालना है, क्योंकि कॉकटेल फ्रूट अपने आप में पानी छोड़ देगा, फिर आपका कस्टर्ड जो है बहुत ज़्यादा लिक्विड ही हो जाएगा। तो ऊपर से हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कॉकटेल फ्रूट्स। ये सारे फ्रूट्स हम इस पर, हर तरह का फ्रूट है, ये सारे फ्रूट्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और तो कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी क्योंकि हमारे पास क्रीम थोड़ी सी पड़ी हुई है। तो मैं इसके ऊपर थोड़े से, कहते हैं ना आप, स्ट्रोक्स ऐड करेंगे क्रीम के, जो इससे थोड़ा सा कलर भी जो है बेसिकली आपकी रेसिपी का जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। अगर आपके पास घर में बिस्किट्स हैं या थोड़े स्पार्कल्स हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। उसका बहुत अच्छा जो है
वो कलर इसमें आ जाएगा। तो ये आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं रेडी, जो कि हमने सेब्रोसो के चिकन के साथ बनाई थी, चिकन हांडी के साथ बनाई थी हमने मखमली चिकन ग्रेवी, और उसके साथ हमने बनाया था आज क्रीमी फ्रूट ट्राइफल। तो दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं रेडी। तो यकीनन आपको पसंद आई होंगी, अपने घरों में ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे जन्नत जमशेद और शेफ़ अनम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। वेलकम बैक व्यूअर्स। ईरान पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से मुसल्लत जंग 10वें रोज़ में दाखिल हो गई है। तेल के ज़खायर पर हमले से अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में पहले बड़ी दरार पड़ गई है। वहीं ईरान ने ट्रंप के लिए नाकाबिले कबूल मुश्तबा खामेनेई को नया रहबर आला मुंतखब कर लिया है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक खलबली मचा दी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस सियासी तब्दीली के साथ ही ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत मिसाइल हमलों में तेज़ी आ गई है, जिससे इसराइल के दरो दीवार जो है वो हिल चुके हैं और हज़ारों इसराइली अस्पतालों में पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ लबनान में इसराइल की तरफ से ममनुआ बम के इस्तेमाल से आलमी इदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इसी नाजुक सूरत हाल के हवाले से हम जानेंगे दिफाई और सियासी असरात क्या हो सकते हैं। माहिर दिफाई उमूर एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ईरान ने रहबर आला का इंतखाब किया है ऐसे जो अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल है। मुश्तबा खामेनेई का मुंतखब होना अमेरिका और इसराइल का जो हम देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम जाएगा? क्या ये क़यादत का जो तसलसल है ईरानी पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली आती देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया माहम और ज़हरा, आपने इनवाइट किया। कल मैं एक लाइटर नोट पे कोई कार्टून सा पढ़ रहा था जिसमें यह था कि प्रेसिडेंट ट्रंप न्यूयॉर्क का मेयर अपनी मर्जी से नहीं करवा सके तो सुप्रीम लीडर करवाना चाहते हैं ईरान का अपनी मर्जी से। तो आई थिंक उनको मान लेना चाहिए कि दुनिया उनकी मर्जी से चल नहीं रही। हमला वो कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि हमले के बाद जो रिस्पॉन्स होता है, मैं अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें मैंने आखिरी जुमला ये बोला था कि जंग में जब पहला ट्रिगर आप दबा देते हैं तो फिर सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और आज देखें सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, पूरी दुनिया की वेट में है, ऑयल है, और जिस तरह आप कह रही हैं कि ये बहुत ज्यादा एक प्रेशर बिल्ड हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप, कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप से किसी ने पूछा था एक सवाल जिसमें पूछा कि रूस कोई मदद कर रहा है ईरान की, तो उन्होंने कहा दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। हेड ऑफ द स्टेट, सबसे बड़ा सुप्रीम कमांडर, इतना ताकतवर शख्स एक सवाल को कह रहा है दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। उसका मतलब ये है कि उनको समझ नहीं आई इसका क्या जवाब दूं, क्योंकि रूस, मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे ज्यादा जो इत्मीनान से बैठा है कोई शख्स, वो है प्रेसिडेंट पुतिन। क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका को हमने एंगेज कर लिया, इसके अंदर हमने ऐसी चीज में एम्ब्रॉयल कर लिया जिससे उनको निकलना समझ नहीं आ रही। इतनी ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट ईरान इम्पोज कर रहा है कि आपने देखा है कि तकरीबन जो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो लॉन्चेस कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं, उन्होंने कल शिकायत की है। उन्होंने कहा जब से मैं जंग लड़ रहा हूँ जिसमें अमेरिका मेरा साथ दे रहा है, मुझे सिर्फ 200 पैट्रियट मैंने मांगे थे, मुझे वो नहीं दिए, और अमेरिका ने खुद इस 10 दिन की जंग में 2000 पैट्रियट फायर किए हैं। आप अंदाजा लगाइए, अब इनकी पैट्रियट की एक कीमत तकरीबन 3 से 4 मिलियन डॉलर एक पीस की है। तो आप मल्टीप्लाई सिर्फ इसी को कर लें। जो रेडार कुवैत में तबाह किया है वो तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर एक्सपेंस होना है और तकरीबन 1.5 साल में रिकवर होना है। तो अब स्ट्रैटेजी ईरान की बहुत क्लियर नजर आ रही है अमेरिका की तरफ से। डे 1 पे एक दफा पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था कि कंफ्यूजन नजर आ रहा है कि उनकी टारगेटिंग है क्या। प्रेसिडेंट ट्रंप आते ही कहते हैं रजीम चेंज करूंगा, अगले दिन कहते हैं फुट ऑन ग्राउंड करूंगा, तीसरे दिन कहते हैं कि हम नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर देंगे, चौथे दिन कहते हैं कि नहीं न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना है, पांचवें दिन कहते हैं कुर्द शामिल होने वाले हैं, और छठे दिन कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं इसमें से पता लग रहा कि हमारे क्लियर नहीं है। टाइमलाइन में उनको अभी तक क्लियर नहीं है। चीन का देखिए, रूस का मैं पहले बता देता हूँ जिसके मैं बात कर रहा था। रूस का बड़ा अनयूजुअल सा एक एडवांटेज है जो आमतौर पे लोगों को नजर नहीं आ रहा है। देखिए, रूस को सबसे ज्यादा एडवांटेज ये हुआ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तो सारी दुनिया, अब देखिए तेल का फोकस रूस की तरफ हो गया। मैं अभी चेक किया है कि वो रूस जो है वो तेल कहता है मैं कैश पर दूंगा, अब सिर्फ कैश मिलेगा तो यूक्रेन के साथ जंग तेज होगी। जंग तेज होगी तो अमेरिका डाइल्यूट अपने सारे असले इधर कर चुका है, पैट्रियट इधर कर चुका है। पुतिन चाहते हैं
कि जितनी जंग ईरान के साथ एस्केलेट होगी, अमेरिकन वेपन्स, अमेरिकन हार्डवेयर, अमेरिकन कंसंट्रेशन, रेडार, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा मिडिल ईस्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे लिए यूक्रेन को दबाना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो वो खुश है, तेल भी उनसे खरीदा जा रहा है। अब देखिए नेतन्याहू ने अपनी दोस्ती निभाते हुए स्पेशल वेवर इंडिया को क्या लेके दिया है कि 1 महीने के लिए इंडिया तेल खरीद ले रूस से, तो रूस फिर खुश है। तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, चीन का भी मैं बात कर देता हूँ। चीन इसलिए खुश है कि वो समझ रहा है कि जो मिथ क्रिएट हुई थी अमेरिका की, क्योंकि जो माइट बना हुआ था इकोनॉमिक वो चाइना था, मिलिट्री का अमेरिका बना हुआ था दुनिया में, कि अगर किसी का मिलिट्री स्ट्रांग है, अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद 2 महीने से कह रहे हैं कि हम इनविंसिबल हैं, हम इनवल्नरेबल हैं, तो वो मिथ टूटती नजर आ रही है। तो चीन भी चाहता है कि ये डाइल्यूट हो। चीन, आखिरी जुमला इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चीन चाहता है कि ये डाइल्यूट हो के स्ट्रेच हो, एक न्यू प्रेसिडेंट सेट हो। कल को अगर चीन को ताइवान के खिलाफ हमला करने की जरूरत होती है कब्जा करने के लिए, तो एक प्रेसिडेंट होगा कि जनाब ये अमेरिका ने भी किया था इसलिए हमने भी कर दिया। बिल्कुल, अमेरिका ने जो एग्जाम्पल सेट की हैं, जो प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, फिर आने वाले दिनों में उस पर और ममालिक भी अमल दरामद करते नजर आएंगे। खालिद साहब, पासदारान इनकलाब का मुश्तबा खामनाई से करीबी ताल्लुक, क्या मशरिक़ वस्ता में फौजी ऑपरेशंस की शिद्दत में इजाफा होगा? और एक ऐसा शख्स जिसने अपनी फैमिली के कई मेंबरान जो हैं वो गवा दिए हैं, शहीद करवाए हैं, तो क्या वो बातचीत करना, उसको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना अमेरिका के लिए आसान होगा? अब मुज़ाहमत ही ज़्यादा होगी, बातचीत का तो कोई लगता है आपको इम्कान है? नहीं, अभी तक मुझे इम्कान इसलिए नहीं लग रहा कि ईरान उस तरह लूज नहीं कर रहा जिस तरह सारी दुनिया तवक्को कर रही थी। अगर वो लूज कर रहे होते, अगर कोई इनकलाब आने वाला होता, अगर पुट ऑन ग्राउंड होने का चांस होता, अगर वाकई क्रिपल हो चुकी होती उनकी इकोनॉमी, तो शायद वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते सारे नुकसानात उठाने के बावजूद। क्योंकि इस वक्त मैंने जैसे पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि जैसे अमेरिका है उसके खिलाफ जिस तरह रूस कम बैक कर रहा है, जिस तरह चीन टसेट एक किस्म की सपोर्ट कर रहा है, ईरान को सामने रख के अपने मकसद हासिल किए जा रहे हैं। तो जितनी प्रोलॉन्ग होती जा रही है दिन ब दिन, जितना जंग, अमेरिका और इजराइल डिस्क्रेडिट हो रहे हैं और ईरान क्रेडिबल होता जा रहा है। तो अब आप खुद इक्वेशन देखिए कि जब ईरान देखेगा कि मैं बेहतरी परफॉर्म कर रहा हूँ, प्रोलॉन्ग कर रहा हूँ, सस्टेन कर रहा हूँ, अमेरिका को ब्लीड कर रहा हूँ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा हूँ, इकोनॉमिक कॉस्ट उन पर मैं थोप रहा हूँ, तो जाहिर है और ज्यादा रूस और चीन इंटरेस्टेड होंगे कि ये ईरान के थ्रू सस्टेन कराया जाए। और अमेरिका की वो मिथ टूट गई है जो 10 दिन पहले थी, आप खुद ही रियलाइज करें। और मैंने आज से नहीं, मैं चौथे दिन कह रहा था कि अब जितनी बर्दाश्त कर लिया है ईरान ने, जब भी जंग बंद हुई वो अमेरिका नहीं रहेगा जो 10 दिन पहले था, और वो इजराइल वो नहीं रहेगा जो 10 दिन पहले। बिल्कुल। खालिद साहब, मुश्तबा खामनाई की अगर हम बात करें तो वो कभी सरकारी ओहदे पर नहीं रहे, लेकिन वो काबिल और ताकतवर समझे जाते हैं। उनकी शख्सियत का सबसे खतरनाक पहलू दुश्मन के लिए क्या हो सकता है? आई थिंक ये उनके जाती काबिलियत से पहले जो ईरान की पासदारान इनकलाब है, जो उन्होंने अपनी काबिलियत जाहिर की है, वो है अपना रिजॉल्व। तमाम थ्रेट्स को बालाए ताक रखकर उन्होंने कोई धमकी नहीं मानी प्रेसिडेंट ट्रंप की कि कल को नेगोशिएशन करनी पड़ जाए, कोई ऐसा बंदा सॉफ्ट ले आए जो कॉम्प्रोमाइज कर सके, हमें फेस सेविंग दिला सके। उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट किया है उनकी थ्रेट के बावजूद। और मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और गलती की है, ये पहले ऐलान करके मैं नहीं बनने दूंगा। तो अब जिद वर्सेस जिद चल रही है। एक तरफ अब एक मिथ है, दूसरी तरफ रियलिटी है। मिथ ये थी कि अमेरिका को कुछ नहीं, उनके माने बगैर हर मुल्क सरेंडर करता जाता है। यूके ने भी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया, बहुत सारे यूरोपियन मुल्कों ने भी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो थ्रेट जिस तरह करते थे। ईरान ने तो और ज्यादा कम बैक किया, रिजॉल्व किया। आई थिंक वो पर्सनली तो अब जो स्पिरिचुअल लीडर नए बने हैं उन पे कर्ज हो गया है, जो ट्रस्ट उन पर बिस्टो किया गया है लोगों की तरफ से और पासदारान इनकलाब की तरफ से, तो सॉफ्ट स्टैंड से ले नहीं सकेंगे अब, और ये रिजॉल्व बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। मेरा था खालिद साहब, सऊदी अरब और अमारात की जानिब से ईरानी हमलों की मजम्मत के बाद क्या मुस्लिम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद ख़राब होने का खदशा है? खित्ते में अरब व अजम की कोई नई तकसीम नजर आ रही है आपको? देखिए, इजराइल को तो सबसे नंबर 1 ऑब्जेक्टिव ही मेरा ख्याल है ऑन द ऑनसेट ही यही था। जिस दिन जंग हुई उनका मकसद ही यही था कि ये अरब मुल्कों पर हमला करे ईरान, ताकि अरब मुल्कों और ईरान के दरमियान इतनी खलीज बढ़ जाए या इनका इख्तलाफात बढ़ जाए कि अरब मुल्क खुद ही लड़ना शुरू हो जाए, एक दूसरे पर हमले करने शुरू कर दें, ताकि मैं सुकून से फिर अपना इनका तमाशा देखूं। लेकिन हैट्स ऑफ, सैल्यूट टू दोनों साइडों के। ईरान ने जब हमले किए सिंबॉलिक करने के बाद रोक दिए, जिसको अमेरिका कहता था कि अब 80% ब्रोन में कमी आ गई, वो कमी आई नहीं थी। ईरान ने अपने मकसद हासिल कर लिए थे, वो खौफ पैदा कर दिया था, वो मैसेज भेज दिया था, वो रिजॉल्व भेज दिया था। उसके बाद उसने पुल बैक कर लिया।
उस वक्त तक वो वैसे भी बहुत ज्यादा आर्सनल या मिलिट्री जो इंटरसेप्टर्स थे वो डिप्लीट करवा दिए थे उनके। उतना ही क्रेडिट जाता है इन मुल्कों को भी, कतर को, कुवैत को, अबू धाबी को, सऊदी अरब को, इनको ये जाता है कि इन्होंने खुद रिटेलिएट नहीं किया। यू सी, अगर रिटेलिएट कर देते उज़ैर तो आप एग्री करेंगे फिर ईरान ने फिर काउंटर अटैक करना था, तो ये बिल्कुल ट्रैप में आ जाते जो नेतन्याहू चाहता था इन्होंने। तो आई थिंक दोनों तरफ से मेजोरिटी हुई है। ईरान ने जो मादरत की है वो सबसे जबरदस्त कार्ड खेला है उसने, क्योंकि जब उसने मादरत कर ली तो इख्तलाफात को साइड पे कर दिया और वो सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जो नेतन्याहू लेकर बैठे हुए थे कि हमला होगा, फिर ये फायरिंग वर्सेस फायरिंग होगी, मिसाइल वर्सेस मिसाइल होंगे, तो हम बीच में तमाशा देखें। वो नहीं हो सकता। सही। अच्छा खालिद साहब, इसराइल ने ईरान के 30 तेल के ज़ख़ीरों पर हमला किया है, क्या अमेरिका और इसराइल के दरमियान वाकई दरार पड़ गई है, ऐसा लग रहा है? माहम, बिल्कुल मैं मानता हूं कि ये पहला जंग, जब से जंग लगी है अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तलाफ हुआ है। वो इख्तलाफ इस वजह से हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी सूरत नहीं चाहते कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़े, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ेगी तो 8 बिलियन लोग जो ग्लोब पे रहते हैं हर एक इफेक्ट होगा और एक ही शख्स को कसूरवार गिनेगा और वो प्रेसिडेंट ट्रंप है। प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने इलेक्शन की भी पड़ी हुई है, मिड टर्म भी है, उनका ओवरऑल पब्लिक जो ओपिनियन है वो गिरती जा रही है, 60 से 65% लोग खिलाफ वोट दे रहे हैं जंग के, तो ये नैरेटिव उनके खिलाफ ऑलरेडी जा रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये ख्वाहिश थी कि इसी वजह से आपने नोट किया होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जब बंद हुआ है तो उन्होंने कहा कि हम इंश्योरेंस कंपनसेशन हम दे देते हैं। 650% बढ़ गई, फिर भी कोई इंश्योरेंस कंपनी ले नहीं रही। फिर उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री एस्कॉर्ट दे देंगे कॉन्वॉयज को, कोई नहीं ले रहा। एनर्जी के मिनिस्टर ने कल कहा है कि हमारी ऑफर के बावजूद कोई मुल्क मान नहीं रहा, शिपिंग लाइन नहीं मान रही कि हम आपकी प्रोटेक्शन लेने। दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को विजुलाइज करें, उनकी कॉन्फिडेंस नहीं लोग उन पे शो कर रहे हैं कि आप हमें एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे। तो तेल महंगा हो रहा है। बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहेंगे कि तेल के जखीरों पर हमला किया जाए ताकि तेल और महंगा हो, पब्लिक ओपिनियन और जल्दी खिलाफ हो जाए। अच्छा खालिद साहब, लबनान की बात करें तो हिजबुल्लाह के हाथों इसराइली फौजियों की हलाकत क्या साबित करती है कि इसराइल ज़मीनी जंग में अब भी मुश्किलात का शिकार है? जी देखिए, उन्होंने बहुत एक एडवांटेज मिलिटरीली लिया है। एथिक्स तो मोरालिटी की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उस पर तो कुछ चीज हो ही नहीं रही इस दुनिया में इस वक्त जी। वो स्मार्ट मूव किया है जब उन्होंने देखा कि इजरायली फोर्सेस डिल्यूटेड हैं, वो सेल्फ डिफेंस में पड़ी हुई हैं, उनको इंटरनल सिक्योरिटी की फिक्र पड़ी हुई है, वो अपने तनसीबात बचाने में नाकाम हुई हैं, तो उनका फोकस इनवर्ड हुआ है। तो ये उन्होंने टाइमिंग अपने लिए चूज किया कि इस टाइम पे उन्होंने ऑफेंस लॉन्च किया और उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये एक एलिमेंट ऑफ कंसर्न जाहिर है इजराइल के लिए है, और वो इसीलिए उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कुछ की थी ताकि वो हिजबुल्लाह को मैसेज दे सके कि दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम फॉर यू। लेकिन जाहिर है हिजबुल्लाह भी समझता है कि उनके लिए भी यही बेस्ट टाइम है जब इजराइल डाइवर्टेड है, खुद कंसर्न है, इंटरनल सिक्योरिटी की पड़ी हुई है, इलेक्शन सर पर है, और सबसे ज्यादा जैसी पेनिट्रेशन डिस्ट्रक्शन हो रही है, पब्लिक ओपिनियन चंद दिनों में और ज्यादा नेतन्याहू के खिलाफ होगी, तो हिजबुल्लाह समझती है कि उनके लिए भी बेस्ट टाइम यही है, अपनी एडवांटेज ले लें। सही। अच्छा खालिद साहब, लास्टली वादा सादिक 4 की 28वीं लहर में नई जनरेशन के मिसाइल इस्तेमाल हुए। ईरानी टेक्नोलॉजी में ये पेशरफ्त इसराइल के लिए कितनी ख़तरनाक है? ये महम बहुत खतरनाक इसलिए है कि पहले ही जो मेरी नॉलेज है कि अब राशनिंग अब तक शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पैट्रियट फायर किए हैं वो रैंडमली फायर करते रहे हैं। पिछली जंग में जो जून 2025 में हुई थी उसमें भी ईरान ने बहुत स्मार्ट मूव की थी। उन्होंने क्या किया था कि पहले अपने रिलेटिवली लेस एक्यूरेट, इनएक्सपेंसिव और ऑब्सोलीट मिसाइलों को पहले लॉन्च कर दिया था ताकि जखीरा खाली करें। जब वो किया उन्होंने, तो उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट पैट्रियट और थर्ड फायर किए। थर्ड मिसाइल 12 से 15 लाख का एक मिसाइल, $1 मिलियन का एक मिसाइल है, तो पहले वो फायर करवाए पिछली जंग में। अभी पैटर्न जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि अभी ये मिक्स बैग भेज रहे हैं और सैचुरेट कर रहे हैं। दैट मींस उसके अंदर फर्स्ट टाइम ये डिकॉयज भी यूज कर रहे हैं, जिसको हम डमी मिसाइल कहते हैं। वो एक्चुअल मिसाइल होता ही नहीं है, लेकिन वो एक मिसाइल को जाया करवा देता है जो इंटरसेप्टर उस पर फायर होता है, उसके अंदर खुद कुछ नहीं होती सलाहियत। तो इतनी ज्यादा वो पेनिट्रेशन कर पाए हैं। इस दफा परसेंटेज भी हाई है, एक्यूरेट भी ज्यादा है, और कुछ इन्होंने हाइपरसोनिक इस्तेमाल किए हैं जो ऑलमोस्ट आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा होता है, जिसका मतलब है तकरीबन 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिसाइल एंटर हो रहे हैं, जिसको वर्चुअली मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई भी इजराइल के पास मिसाइल है जो कर सकता है। बिल्कुल, इस दफा वो मिसाइल जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं ईरान की जानिब से, जो कि इससे पहले अभी तक नहीं फायर किए गए थे, और इसलिए इसराइल भी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। और देखते हैं कि जनाब एक तरफ तो वॉर जारी है और दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और अमेरिका और इसराइल के दरमियान भी हम देख रहे हैं कि इख्तलाफ जो है वो पहली दफ़ा देखने को आ रहा है इस बात पर, क्योंकि इसराइल ने जो तेल के डिपो हैं, तेल ज़ख़ीरा करने के ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, उनको निशाना बनाया मुख्तलिफ शहरों के अंदर,
जिसकी वजह से जनाब पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और इसका सारा जिम्मा डोनाल्ड ट्रंप पर जाएगा, प्रेशर बिल्ड होगा और उनको तो अपने इमेज की भी पड़ी है, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो हर तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो मुश्किलात का शिकार है। और अब ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही है कि अमेरिका गिव अप करता ही नज़र आएगा, क्योंकि ईरान डटा हुआ है और डटा रहेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल कहाँ जाती है। वक्तन जो सूरत हाल बदलेगी आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। नाज़रीन अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन ईद का जिक्र हो और नए कपड़ों की बात ना की जाए, ट्रेंड्स की बात ना करें, फैशन की बात ना करें, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन इस बार तो ऐसा लगता है कि सादा सूट खरीदना भी किसी अय्याशी से कम नहीं रहा। जायदाद बेचनी पड़ेगी। पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो उसका असर रेशम और सूती धागे तक भी पहुंच गया है और ख़रीदार जो हैं वो जनाब इस मामले पर परेशान नजर आते हैं। परेशान दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बाद में बढ़ी है, जोड़े पहले बहुत महंगे पहले आग लग गई। जी, खरीदार बहुत परेशान है। फैशन करें या बजट अपना कोई कंट्रोल करें, क्या डिज़ाइनर सिर्फ खास तबके के लिए कपड़े बना रहे हैं, ये मेरा भी वैसे सवाल है, या आम आदमी के लिए भी कोई ऑप्शन मौजूद है कि वो फैशन भी करें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ फैशन डिज़ाइनर मुनीब नवाज साहब। उनसे ही जान लेते हैं कि भाई ईद पर हम अच्छी अमाउंट, मुनासिब सी अमाउंट में अच्छा जोड़ा कैसे। इससे पहले कि हम मुनीब से बातचीत का आगाज करें, मैं आपको ये भी बता दूं, फिटनेस आइकॉन भी है मुनीब डिजाइनर के साथ साथ और रेडियो जॉकी भी रहा है और कई साल तक इसने जनाब ये काम किए, तो ये सारी खूबियां मौजूद हैं। मुनीब आपको वेलकम कहते हैं सदाए रमजान में। कोई चीज ऐसी रह गई है जो आपने करनी है और हमने मिस कर दिया तो बता दें अभी। अभी लग नहीं रहा, रेस्टोरेंट बनाना था बना लिया, बुक लिखनी थी, स्कूल एक बनाना है इंशाल्लाह। स्कूल बनाना है, ये फिर आपका कुछ छठा प्रोजेक्ट होगा। रमजान का बाबरकत महीना है, इस हमारी दुआ है ये भी कामयाब ये भी हो जाए। और आपने चुन के ऐसे बंदे को बुलाया जो कहता है मैं सबसे महंगा हूँ। इसलिए तो बुलाया कि हम आपका पोस्टमार्टम करें। आज गर्मा गर्मी होने वाली है, दोस्ती अलग, आज मुकाबला होगा। ये ना यहाँ से हमारी फाइट होती है। आपको पता पहले भी कौन जीता था। अच्छा, तो कोई तो अच्छा सा डिजाइन हो कपड़े का और वो मुनासिब प्राइस में भी हो ईद के लिए। मिलते हैं जी। आपने जहां से जाके लेना है ना, वो बीमारी आप लोगों की है। अच्छा। आपने जाना चुन के वो वाली दुकान पे जहाँ पे सबसे महंगा मिल रहा हो और वहां पे जाके कहना भाई ओते सस्ता देने पे, वो मसला ज्यादती आप लोग कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आपको हर चीज हर जगह पे हर प्राइस पॉइंट पे हर चीज मिलती है। तो आप लोग ढूंढें थोड़ी सी, जब आपने पैसे बचाने होते हैं तो आप मेहनत ज्यादा करते हैं, तो मेहनत ज्यादा करें, पैसे बचाएं, जो आपको चाहिए। जो दिमाग डिजाइनर लगा रहा है वो आप लगाएं, जाके मैच करें, या कोई सी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे डिजाइनर के छापे लग रहे हो। अच्छा, देखें ना। अच्छा मुनीब ये बताएं, इतनी आसानी से नहीं हम आपको निकाले देंगे। मैं वही सोच रही हूँ, घूम के वही जवाब तो मिल गया। देखिए सोशल मीडिया पे पूरी कैंपेन चल रही है कि सादा सा जोड़ा ब्रांड वाले जो है वो 35-40 हजार का खवातीन का बेच रहे हैं। तो थोड़े से अगर फूल लगा ना 50 तक तो वो 50, ये देखिए जंग तो बाद में लगी है, चाहिए। जंग तो बाद में लगी है, ये कीमतें पहले बढ़ गई हैं, ये वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है इस साल? देखो मेरे ऊपर ना बड़ी सारी अभी वो पढ़नी है, जब मैं कहता हूँ यार बेचारे गरीब लोग तो होते ही हैं, लेकिन बेचारे अमीर लोग भी तो होते हैं। हाँ। तो अपने पैसे लेके क्या करें? अमीर भी तो बेचारे हैं ना, वो भी तो बेचारे, वो अपने पैसे लेके कहाँ जाए, वो हमारी दुकानों पे आ जाते हैं। सही हुआ क्या इस दफा, ये बताएं जरा। यार देखो एक्चुअली अगर आप वैसे अगर हम मजाक अपनी जगह, बट आई ऑल्सो सी कि बहुत महंगाई हुई है, बहुत महंगाई पिछले 1 साल में हुई है। बेशक हम लोगों ने उसको न्यूज में इस तरीके से कवर किया है नहीं किया, आई डोंट नो, बट आई थिंक महंगाई होनी ही थी। अच्छा। हम लोगों की वो जो अब खर्चा जो है ना, खर्चा हम लोगों ने डिवाइस इस तरह करना है कि अब जो सेलर होता है वो कहता है यार एक बिक जाए ना तो मैं कुछ घर ले जाऊं। ठीक, वरना पहले वही जोड़ा वो 13,000 रुपए में बेच रहे थे, अब वही जोड़ा वो 40,000 रुपए में लेट्स अज्यूम बेच रहे हैं। ओवरहेड्स तो वही पे है ना, ओवरहेड्स तो वही है, खरीदने वाले लोग भी कम हो गए, खरीदार कम हुए, तो वो कहते हैं जितने कम हुए इन्हीं को निचोड़ लिया जाए। आप इसको ऐसे देख लें, बट जो बेचने वाला उसका घर नहीं चलना। हाँ, बिल्कुल चलना है, उसका भी बेचने वाले का घर चलना है, लेकिन मर्सिडीज बंगले सिर्फ बेचने वाले नहीं, ये देखो बेचारे इतने सारे सेलर्स हैं जो बाइकों पे जाके चीजें बेच रहे होते हैं। चले ये भी है, देखे ना आप मेरी मर्सिडीज के पीछे ना पड़े। नहीं, एक तो वो देखे ना, हमने बुलाया भी डिजाइनर है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, अब ये मैं कुर्ता आपको 300 रुपए में दे दूं, क्या करूंगा? नहीं, अब देखें ईद, वो कहते हैं ना ईद सबके लिए, हर किसी ने कुछ तो होना चाहिए, हर किसी ने सेलिब्रेट करनी है। कोई तो कलेक्शन सस्ती होनी चाहिए। गरीब से अमीर सब करते हैं यार, सब डिजाइनर, सब ब्रांड्स। आप एक्चुअली अगर आप देखो यार, मतलब अब अगेन हर किसी की अफोर्डेबिलिटी का लेवल कुछ और होता है। एक बंदा जो लाख रुपए कमाता है उसकी अफोर्डेबिलिटी कपड़ों के लिए कुछ और होगी, उसने अपने घर का किराया देना, उसने बच्चों की फीसें देनी है, उसने अपने बिजली के बिल जो जा चुके हैं आपने वो देने, उसने फिर पेट्रोल भी डलवाना है।
भी तो मेंटेन करना है ना। ओ भाई ना करो यार, भाई कुछ उसने नहीं होता, करना है। सफेद कुर्ता शलवार पहन के बहुत अच्छे लगते हैं लोग, सादे पहन लो। इतनी सोशल मीडिया पे हाइप हो जाती है, हर नहीं किसी ने एक लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है। ये आप लोगों के नहीं नहीं हमारे ये मसले हमारी उम्र के लोगों के नहीं। नहीं ये उम्र की बात नहीं हो रही, अब एक टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है, ऑब्वियसली उस पर हमने जिक्र तो करना ही है ना, कि ओवरऑल जनरलाइज करके हम बात करते हैं। तो ऑडियंस का तो ये है प्रॉब्लम कि सोशल मीडिया को देख के वो लाइफस्टाइल कॉपी करेंगे। इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको तो पीआर पर आ गया, ड्रेस उन्होंने तो पहन लिया, अब एक आम देखने वाले को तो पीआर नहीं मिलनी। दिल पे लग रही है बात। एग्जैक्टली नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल पे नहीं लग रही है, कोई पर्सनल नहीं है, मैं एक आम आवाम की ही बात करूंगी ऑब्वियसली। तो जोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम आम आवाम ने वकील की हुई है। हाँ, हम खरीद भी लेंगे, हमें पीआर भी आ जाएगी, वो मसला नहीं है। हम तो आम आवाम के लिए बात कर रहे हैं। बता दें कहाँ से सस्ते कपड़े उनके लिए सस्ते हर कपड़े जगह से मिलते हैं यार। आप मुझे प्राइस पॉइंट बताओ। चलो मुझे एक, आपने अब ये चीज प्राइस कोड करो। कोई चले कोई लड़की है जो 10 से 15 हजार में अपनी कोई ड्रेस खरीदना चाह रही है, आप सैफायर चले जाओ, आप खाड़ी चले जाओ, आप लॉन के कपड़े मिल रहे हैं। ओ यार, आपने फिर लेना भी तो ब्राइडल तुसी पाना है। ईद से रिलेटेड तो थोड़ी मेरे पास भी ऐसे आते हैं, सर हमारा है अच्छा वेडिंग फंक्शन है, 12,000 रुपए का बजट है। अच्छा, वेडिंग फंक्शन है, 12,000 रुपए का बजट। 12,000 का तो मेकअप नहीं करता मनीब, ये क्या बात कर दी आप? ये कह देते हैं ना लोग, कह देते हैं, अब आवाम ही है ना। तो फिर आप कैसे डील करते हैं वो भी बताएं जरा, थोड़ा सा फिल्टर लगा के। मैंने आपको बताया था मैं टीवी शोज पे आजकल क्यों नहीं जाता, बताया था। तो फिर थोड़ा सा बता दें किस तरह से डील करते हैं कि भाई माजरत कर लेते हैं कि नहीं जी हम आपके लिए नहीं है। बस समझ ले आप। ये फिर आप दोनों डिसाइड कर लें क्या होने वाला है, जो भी कन्वर्सेशन पीछे हुई है यही कर लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो, आपको लॉन के जोड़े भी तो अच्छे होते हैं, आपने पॉलिएस्टर के जोड़े पहन के अच्छे लगना है, लेट्स अज्यूम सी। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अब तो हमारी MM आलम रोड पे, लाइक इट्स कंसिडर्ड अ मोर फैंसियर स्पेस, वहां पे बहुत सारे ब्रांड्स 6-6 हज़ार रुपए का, 8-8 हज़ार रुपए का, जो बाहर से लगते हुए डिसेंट लगता है। आई नो, चलो मैंने ये देखा था, अब मेरी दोस्त भी है सायरा रिजवान, आई थिंक, उसके कपड़े बहुत अफोर्डेबल हैं यार। सही, उसके कपड़े अफोर्डेबल हैं, उसकी मुफ्त की प्रमोशन भी हो गई। चलें, ये ब्रांड आपके पास आ गया, यहाँ से आप इजीली कपड़े बाय कर सकते हैं। आप सैफायर भी देख लेकिन लेते हो, क्या वाकई ये इशू है कि जो बड़े नाम है लोगों को सिर्फ उनका पता है, लोग जाते भी वहीं पे हैं? जिस तरह से आपने कोई नाम लिया, मैं शायद पहली दफा सुन रहा हूँ, तो वहां पे कपड़े सस्ते हैं लेकिन लोग उसको नहीं जानते। अगेन द प्रॉब्लम इज, हम लोग ना हमेशा सबसे बड़ी चीज उठाते हैं, उसके बारे में एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और हमें लगता है वो पूरे तबके की ये बीमारी है। अगर ये पूरे तबके की बीमारी होती, प्रॉब्लम होती, तो एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 15,000 दुकानें दुनिया पाकिस्तान सिर्फ लाहौर में खुली होंगी, वो बंद हो चुकी होती हैं, क्योंकि अगर होता ही 2 डिजाइनर। ये बात है कि उतना आप रश ये बढ़ता जा रहा है। देखो, द पॉइंट इज कि अब इतनी दुकानें, फाइनली आप एग्री कर रहे हैं आप दोनों? नहीं, मैंने वकील साहब को मना लिया थोड़ा सा। नहीं, मैं उस बात पे बियॉन्ड एग्री नहीं रीजनेबल करी। डाउट। जी, नहीं, मैं एग्री नहीं करी, मैं महंगाई अच्छा, यानी यही हाल यही है मुनीब ने, मेरा पॉइंट ये है वकील साहब अच्छा, को, मैं आपको बताऊं, मेरा अपना जो नजरिया है, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू कैरी। लाइक आप कोई भी ड्रेस हो, नहीं मैं हर बंदे की अपनी पर्सनालिटी होती है, वो उसको कैरी करना शायद जानता हो, या उसको उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फैशन सेंस होती है। हर इंसान की अपनी अपनी फैशन यानी आप यही मुनीब, मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो आपने अपना माइंड अप्लाई करना है, चीजें बनवानी है, आप लोग अगर आप में सेंस है या जिसको है उसको साथ ले जाएं, कोई लैसे मैच करके ले आए, चीजें अच्छा ड्रेस बना सकते हैं आप लोग भी, ऐसा है? मिल भी यस, और मिल भी जाता है। देखो, द प्रॉब्लम इज, हम लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 2 ही फैशन डिजाइनर्स या 5 फैशन डिजाइनर्स हो, और वो ही सस्ती चीजें बनाए, बाकी लोग जाएं वो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, बाकी लोग चाय पिए। अब बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे इलाके हैं, आपने ऑप्शंस, अब आपने सिर्फ ये बात, वो हैं जहाँ पे आपको अफोर्डेबल चीजें मिलती हैं। हम लोगों का पॉइंट ये है कि जी ओ क्यों कितना है, उसका एक जोड़ा 50,000 रुपए का, मैंने नहीं लेना। अब वो आपके कोई जानने वाले निकल आए, आपने उनको अवाम बना दिया, अवाम बना के आपने उस बेचारे की रोल दी। भाई ये उज़ैर ने बनाया अवाम, हमें नहीं पता। मुद्दा खत्म। यार ये रिवाइंड कर सकते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा रिवाइंड करें, अभी पार्टी बदलने में 1 मिनट लगाते हैं, कोई बात नहीं, मासूम है, क्या कर सकता। ये उज़ैर ने, हम वैसे डिस्कस कर रहे थे, हमें लगा कि ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चीज बहुत ज्यादा है, तो हमें लगा कि इस पर बात, आपके एल्गोरिदम में वो आता है। उसके अलावा आप ढूंढना शुरू कर दें खाने की बातें, खाने की बात, खाने की 4 बातें अच्छी बता देता हूँ। आपका रेस्टोरेंट भी, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा मुनीब, मुझे ये बताएं कि ये बहस तो चलती रहेगी महंगे सस्ते वाली, ये बताएं कि अगर किसी ने खुद से डिजाइन करना है, क्या ट्रेंड चल रहा है इस ईद के लिए, क्या फैशन है, वेदर के अकॉर्डिंग क्या कैरी करना है, मर्द हजरात ने भी और खवातीन ने भी, ये बताएं।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने कैरी करनी है ना वो है कॉन्फिडेंस, ठीक है, Exactly. नंबर जो 1 उन्होंने बोला सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे हिसाब से वो है। दूसरी चीज ये है अपने बूथी को देख लें एक दफा प्लीज, रिक्वेस्ट है। अच्छा। अपनी देख लीजिएगा, उसके ऊपर जो अपनी फिल्टर सूरत आप देख लें। हाँ, फिल्टर नहीं लगाना, ठीक है। फिल्टर के बगैर एक दफा देख लें और अपने जिस्म को भी देख लें और फिर उसके लिए कपड़े बनाने। अच्छा। और ऐसे बनाने जैसे कोई तीसरा इंसान आपको कह दे कि हाँ ये तुम पे अच्छे लग रहे हैं, सिर्फ अम्मी ना बोले। अच्छा, कोई और बोल रहे हैं? अम्मी तो तारीफ कर ही देती नहीं, हैं सेल्फ सबकी। कॉन्फिडेंस इतना हो कि जब आप अपने आप को देखें तो आप खुद अपना एनालिसिस कर सकें हाँ, कि आप अभी अच्छे सच लग बताएं रहे हैं। ना कि आप- क्योंकि अल्लाह ने हाँ। हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, ये कोई मैटर नहीं करता। आप में बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अच्छे तरीके से कपड़े पहने, कैरी करें, आप बहुत हसीन लगेंगे। चाहे खरीदना आप क्या कुछ है, हाँ, हमें ये ट्रेंड देखिए, बताएं, चीजें so भी, मैं ये चीजें तो हो boys गई। के लिए मैं आपको पहले बता हाँ, देता boys पे पहले आ जाता है। क्योंकि आपको ज्यादा टेंशन है इसकी। हाँ, सादे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने जैसे आपने पहने हुए, बहुत अच्छी चीज है। एक अच्छी घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी दाढ़ी मूछ सारा साफ सुथरी रखें, अपने बाल साफ सुथरे रखें, अपने मुंह साफ सुथरा धो लें। सही। बहुत है, मर्द तो मुंह धो ही लें बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। सो आई थिंक मर्दों के लिए तो बड़ा आसान है, सिंपल कपड़े पहने, थोड़े से लूज कर दें। शलवारें वापस इन फैशन आ अच्छा। गई हुई है, पजामे चुस्त पजामे, फर्शी टाइट टाइप, पजामे। इस तरह की चीजें। अस्तगफिरुल्लाह रमजान का महीना है कि मुंह से निकलवाएंगे तो अच्छा। सो फर्शी फुर्शी ना पहने, रेगुलर शलवार पहने, अच्छा जूता पहन ले, मेरी तरह स्नीकर्स पहन ले, जो मर्जी पहन ले। अच्छा। द पॉइंट इज जस्ट बी कंफर्टेबल विद योर ओन सेल्फ, बी एंड टाइट कपड़े इस बार ना पहने, ना गर्मी भी है, पहने। टाइट Change हो गया कुछ fashion ना trends, करें, change बॉयज हो खास तौर पे। अब इस तरफ आ जाएं। लेडीज जी, जी। आप लोग भी अब बहुत लूज भी ना करें, जी। क्योंकि वो भी उन्होंने जो बहुत ज्यादा वो कर दिया था। आई पर्सनली फील समथिंग दैट्स अ लिटिल मोर टेलर्ड, जो आपके जैसे आपके एटलीस्ट जैसे आपके कंधे पे वो प्रॉपर गिरे, नहीं है कि वो सही। उससे यहाँ पे ही गिरे तो आप फैशन में लगे। सही। वो कैजुअल वेयर में, आप स्ट्रीट वेयर में जहां मर्जी अपने सही। कंधे गिरा दें, अपनी जिंदगी गिरा दें, अपनी औकात गिरा दें, वो एक सेपरेट, जितना मर्जी सही, आप गिरे सही। वो एक separate। बहुत शुक्रिया हाँ। मुनीब आपके वक्त का जी। बहुत मुनीब, thank you। ईद Welcome अब करीब है और ये वाकई ईद भी खरीदारों करीब को हो गई। परेशानी भी है कि क्या होने वाला है, कैसे ड्रेस खरीदने हैं और कौन से खरीदने हैं। तो वो आप बस सिंपल सा यही सोल्यूशन है कि आप अच्छे से कैरी करें। आप जो भी ड्रेस लें मोटी मोटी उसमें चीजें आपको बता दी हैं कि जनाब होना ये चाहिए क्राइटेरिया, आपको। ये स्टैंडर्ड है, इसके Yes। मुताबिक आप कहीं से भी ले लें कपड़े, सिलवा लें, या फिर अफोर्ड करते हैं तो इनके पास जी। भी आप जा सकते हैं, और जो बड़े डिजाइनर हैं पाकिस्तान के। तो जनाब वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब आई थिंक जे डॉट के वो जो क्विज क्वेश्चन है उसका वक्त हो चुका है और लाइव जो है हम पहला आपसे सवाल शामिल कर लें। पूछेंगे। जी। मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी, आप अपने अपने टीवी स्क्रीन पर भी ये देख सकते हैं सवाल। और कोई कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आसमा हूँ लाहौर से। अच्छा, तो ज़बरदस्त। आसमा आपने हमारा सवाल सुन लिया है और ऑप्शंस भी आप सुन चुकी? जी जी, मैं सुन चुकी हूँ। तो क्या दुरुस्त जवाब क्या है? रज़ियल्लाहु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु। जबरदस्त, सही आपका जवाब जवाब और दुरुस्त है। जे डॉट का जोड़ा आपका हुआ। वाजी वाह, पहला सवाल तो भाई एक्यूरेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गनी किस सहाबी का लकब है? ऑप्शंस है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये आप सवाल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। चारों ऑप्शंस भी स्क्रीन पर आ रही हैं। जो सही जवाब देगा उसे मिलेगा जे डॉट का ड्रेस। तो हमारे पास कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब हैं? वालेकुम अस्सलाम, अली बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी ज़बरदस्त। सही आंसर क्या है अगर आपने सवाल सुना है तो? हजरत उस्मान गनी। ज़बरदस्त, सही जवाब जी। आपका जे जवाब डॉट का दुरुस्त है ड्रेस जी। आपका हुआ। वाह, यस, ये भी बात है कि सवाल में ही जवाब था और बड़ा एक्यूरेट जवाब दिया जे डॉट का ड्रेस और इनका हुआ। तीसरा सवाल है जनाब, उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो रहत कौन से नबी पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और देखते हैं कि जनाब कौन इसका दुरुस्त जवाब देता है और जे डॉट का जोड़ा घर ले जाने में कामयाब होता है। तो जनाब गिफ्ट हैम्पर है जो कि आपका मुंतज़िर है और आई थिंक कॉलर जो हैं वो भी एक लंबी लाइन लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? अपना नाम भी बताइएगा। फजलुर रहमान फ्रॉम तामरे वाला।
अच्छा, तानले वाला से। तो बताइए सही जवाब क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जबरदस्त जी, सही जवाब। और जे डॉट का एड्रेस जी आपका हुआ। वाह जी वाह, सारे कॉलर्स माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी नॉलेज है, सब लगता है लोग जब से हमने ये सेगमेंट स्टार्ट किया लोग तैयारी करके रखते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है जी, गुलामों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये चारों ऑप्शन है जो सही जवाब देगा। कॉलर भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं खतीजा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी, अच्छा सही जवाब क्या है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी नहीं, ये जवाब आपका गलत है। आपका जवाब गलत है और मैं सही ऑप्शन आपको बता नहीं सकता ताकि अगले कॉलर के लिए मैं बताने लगी थी। बचा के रखते हैं और उन्हीं से ये सवाल जो है हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है तो अपना नाम बताइएगा और कहां से आप बात कर रहे हैं? मैं सादिया बात कर रही हूँ लाहौर से। अच्छा सादिया साहिबा, सही जवाब क्या है? हजरत हारसा, हजरत जैद बिन हारसा। हजरत जैद, आपका जवाब दुरुस्त हुआ जी। और आपने गूगल किया? आप शायद कोई मदद ले रही हैं साथ? मदद ले रही हैं आप साथ। चलें, आपका जवाब ठीक है और जे डॉट का एड्रेस आपका हुआ। लास्ट क्वेश्चन जी, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम क्या है? ये तो बहुत ही इजी है। सूरह कौसर, सूरह बकरा और सूरह यासीन और सूरह रहमान, ये चारों ऑप्शंस हैं। इनमें से सही जवाब देने वाले को जे डॉट का एड्रेस मिलेगा। कॉलर भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से मुखातिब है? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मैडम, मैं पिंडी से हूँ। अच्छा, अपना नाम भी बता दें प्लीज। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। और सही जवाब क्या है? सूरतुल कौसर। जबरदस्त, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है और जे डॉट का एड्रेस आपका हुआ। तो जी ये कॉलर्स हमारे साथ। आखिरी सवाल तो बड़ा ही आसान था। आखिरी सवाल तो बहुत ज़्यादा बच्चे आसान भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन ये हमारे आज के लकी विनर्स थे जो कि जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर जीतने में कामयाब हुए हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक इबादत और तज़किये नफ्स का महीना है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी बीमारी की वजह से इस कश्मकश में रहते हैं कि आया वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। ख़ास तौर पर कैंसर जैसे मूजी मरज़ से लड़ने वाले मरीजों के लिए ये फैसला इंतहाई तिब्बी अहमियत का हामिल होता है। और आज हम नेचुरोपैथी के ज़ाविये से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रोज़ा जिस्म से जहरीले मादों को निकाल कर कैंसर के ख़िलाफ़ मुदाफ़त बढ़ा सकता है? कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के दौरान एहतियात क्या होनी चाहिए? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर नेचुरोपैथी जमील महरवी साहब। उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त का भी। और हम देखते हैं कि कुछ लोग बीमार हैं तो वो ये कह देते हैं कि जी रोज़ा नहीं रखना या पॉसिबल नहीं है उनके लिए, अपनी जान पे इतना जुल्म नहीं कर सकते। तो रोज़ा रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं अगर कोई कैंसर का पेशेंट है? बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। और ख़ास तौर पे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो दुनिया में कहीं भी हैं, इवन अगर नॉन मुस्लिम भी हैं तो उनको भी उनके अपने मज़हब के मुताबिक भी तो रोज़ा फ़र्ज उन पे भी था। तो मैं तो ये कहता हूँ, तो मेरे पास जो नॉन मुस्लिम पेशेंट्स आते हैं ना, मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से आते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं, तो मैं उनको भी तलकीन करता हूँ कि रोज़ा रखें, फ़ाका कर लें, अगर वो फास्टिंग कर लें, आसान लफ्ज़ों में जैसे समझ लें, तो सुबह से लेके शाम तक, यानी सूरज निकलने से लेके सूरज गुरूब होने तक अगर वो फ़ाका करें तो उसी का ही नाम किसी डॉक्टर ने ऑटोफेजी करके तो नोबेल प्राइज़ जो है ना वो विन किया था कि आपके जो कैंसर के खुलिये हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो जहरीले मादे हैं, जो टॉक्सिस हैं, इनको आपका रोज़ा जो है वो फ़ाका जो है वो ऑटोफेजी करता है और आपके उन सारी चीज़ों को खुद ही खा जाता है, तल्फ कर देता है, बर्न कर देता है। इवन दो आपके जिस्म में गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, सिस्ट है, फेब्राइड है, मैसेज हैं, या कहीं भी कोई इजाफी गोश वगैरह कोई चीज़ ऐसी बन गई है, तो एक तो कभी भी उसकी बायोप्सी वगैरह नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो उल्टा कैंसर कॉज करता है और कैंसर अगर हो तो उसको बिगाड़ देता है, बढ़ा देता है, स्प्रेड ओवर कर देता है पूरी बॉडी में। सही। दूसरी बात यह है कि ये जो रोज़ा है, फाका या फास्टिंग जो है, ये उनके लिए बेहतरीन है, चूँकि आपकी बॉडी के अंदर आपकी खाई हुई खुराक जो है
उसी के ही न्यूट्रेंट जो एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि हम खाते रहते हैं ना, हर वक्त खाते रहना, खाबे खाने के हम आदी हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा आपके मटेरियल बॉडी के अंदर गया, जो जितना को तो आप डिज़ोल्व कर सकते थे, प्रोसेस कर सकते थे, आपने डाइजेशन कर लिया और खर्च कर लिया, उसको यूटिलाइज कर लिया, वो तो आपका बर्न हो गया। और जो नहीं हो सका वही आपकी बॉडी में रोक रहा है, जिसकी वजह से आपका पेट बढ़ रहा है, आपका कूल्हे बढ़ रहे हैं, आपके थाइस बढ़ रही हैं, आपके शोल्डर्स, आपके बाजू, मोटापा आ रहा है। उसी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर रसौलियाँ, गिल्टियाँ, सिस्ट, फेब्राइड, मैस वगैरह जो है वो बनते हैं। और उन्हीं न्यूट्रेंट के अंदर जब प्रॉब्लम बनती है तो वही एबनॉर्मल खुलिए वहाँ बन जाते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन और उसके मसाइल, और वहाँ पे वही कैंसर है। तो कोई अलग कोई अनोखी चीज़ नहीं है ऐसी। तो हमें ये चाहिए कि पहली बात तो यह है कि हमको कुलू वशरबू वला तुसरिफू के मुताबिक कुरान की आयत है, सूरह अल-राफ की आयत नंबर 31 के खाओ और पियो और इसराफ, हाथ से तजावज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। साहब, ये जब जिन लोगों को कैंसर जैसा मूजी मरज़ हो जाता है, इसमें मुब्तला हो जाते हैं और फिर वो कीमोथेरेपी पे हैं, जो कि इलाज का हिस्सा भी है, जिस्म जो है, बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है, तो इस हालत में क्या रोज़ा रखना फ़ायदेमंद होता है या फिर आपको नहीं रखना चाहिए? देखिए, इनको रोज़ा रखना चाहिए। जो कीमो पर भी हैं। जी, कीमो पे हैं, आप रेडिएशन पे हैं, आप किसी भी चीज़ पे हैं, आप उनको रोज़ा रखवाएं, फाका करवाएं। फाके से मुराद ये होगा कि आप उसको सुबह से लेके शाम तक, सूरज निकलने से सूरज गुरूब होने तक नहीं कुछ देना आपने उसको। बाहर मुल्कों में मैंने देखा है डे फास्टिंग सेंटर्स बने हुए, अमेरिका में देखा हमने, कनाडा में देखा, और बहुत सारी जगह डे फास्टिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे कि वो उनको फाका करवाते हैं सुबह सूरज निकलने से लेके सूरज गुरूब होने तक। तो इन लोगों को रोज़ा जो है वो रखवाना चाहिए। उनकी ख़ास तौर पे जो आपने पहले कहा ना कि उनका इलाज है, ये इलाज का हिस्सा है। पहली बात तो ये है कि केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी या उसके बाद अमेनोथेरेपी आ गई, ये कैंसर का इलाज ही नहीं है। अच्छा, इससे कोई पेशेंट आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जिसका कैंसर ठीक हुआ हो। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई कहेगा कि नहीं मैंने करवाई और मेरे 2-4 महीने 6 महीने, किसी का साल 2 साल अच्छे गुजर गए, लेकिन वो दोबारा रिवर्स आता है। जब वो दोबारा आता है वो गया कहीं भी नहीं है, जब वो दोबारा उठता है आपको, फिर वो उठता है पूरी तैयारी के साथ, आपकी पूरी बॉडी को लपेटता है। सही इलाज नहीं है तो फिर ये पूरी दुनिया में राइज क्यों है, चल क्यों रहा है? राइज इसलिए है कि जिस प्रोफेसर डॉक्टर ब्रैंडन बी जॉन्स ने ये सारी वो की थी ना स्टडीज वगैरह, और वो रिसर्च करता रहा मुख्तलिफ टाइम पे, सबसे पहले उसने सर्जरियां की। सही। इतनी किसी जनरल सर्जन ने सर्जरियां नहीं की होंगी जितनी उसने सर्जरियां कैंसर के पेशेंट्स की। उसका ज़हन था कि शायद काटेंगे तो कैंसर खत्म हो जाएगा। तो कैंसर फिर आया, फिर वो ग्रोथ करता रहा और जगहों पे फैल गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने सबसे पहले रेडिएशन थेरेपी हुई थी, रेडियोथेरेपी, सबसे पहले रेडियोथेरेपी हुई थी, फिर उसके बाद रेडिएशन थेरेपी आ गई, फिर केमोथेरेपी आ गई, फिर इम्यूनोथेरेपी। इसके साइड इफेक्ट्स रोजे की वजह से बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? सर, रोजे की वजह से साइड इफेक्ट नहीं बढ़ेंगे, बल्कि आपको वो इम्प्रूव कराएगा आपके कैंसर को। कैंसर का बेहतरीन एक इलाज, यानी आपने केमो करानी है, रेडिएशन करानी है, तो वो जो करके वो जिससे मार रहे होते हैं ना, वो मार कुछ नहीं रहे होते। हम उससे उर्फे आम में बंदा मार रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कैंसर जो है उसका जो इलाज, जो केमो, रेडिएशन, रेडियोथेरेपी वगैरह है, ये आपके इम्यून सिस्टम को लेट डाउन करती है। इम्यून सिस्टम लेट डाउन होता है तो बंदा, उसकी वजह से उसकी डेथ होती है। कैंसर नहीं मारता। मैंने कैंसर से 32 साल प्रैक्टिस करते हुए मैंने 32 साल में कैंसर से मरते नहीं देखा। अच्छा। उसके तरीकों से आप उसको कुछ भी ना करें। ये जो अंग्रेजों का, काफरों का तरीका इलाज है, इससे जरा दूर रखें ना मुसलमान अपने आप को, तो 20-25 साल बाद भी वो नेचुरोपैथी में क्या इलाज है जमील साहब इसका? नेचुरोपैथी में उसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। वो अकॉर्डिंग टू उसका है कि मरीज देखना पड़ता है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी रिपोर्ट्स क्या हैं, उसके मुताबिक। यानी अब लोगों को मेरे पास केस आते हैं इतने बिगड़े हुए, एंड स्टेज पे। आज भी एक केस मैं देख के आऊँ, एंड स्टेज 4 स्टेज पे था, और उन्होंने उसकी केमो कर दी, रेडिएशन कर दी, सर्जरी कर दी, और उसके बावजूद जो उसके टेस्ट होते हैं ना ब्लड से अंदर कैंसर के खुलियों के और ट्यूमर मार्क्स के, ना तो उसके पास अल्फा फेटोप्रोटीन था, ना उसके पास CA125 था, ना CA19.9, ना CA15.3, ना CEA, ना C3, ना C4, ना PIVK का 2 लेवल, कोई टेंस नहीं था। और डॉक्टरों ने एंड पे ले जाके जवाब दे दिया, घर ले जाए, मुआवजा होगा। जबकि पिछले हफ्ते में मेरा एक केस जो है ना, वो 4 महीने में रिकवर हुआ है। उसका हेपेटाइटिस और जिगर का कैंसर था, और ये सारी रिपोर्ट्स उसकी नॉर्मल हुई हैं।
तो डिपेंड ऑन कि उसकी कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक मरीज को देखा जाता है, उसके टेस्ट वेस्ट, उसकी पिछली पुरानी रिपोर्ट्स और उसके मुताबिक उसका इलाज होता है। लेकिन डाइट प्लान उसका जो है वो भी हम उसको उसके मिजाज के मुताबिक, और मेरी कोशिश होती है कि वो मरीज जो है ना वो फाका करे या रोजा रखे और उसको कम खिलाया जाए और क्या चीजें खिलानी है। यानी कैंसर को अगर आपने शिकस्त देनी है तो आप उसका रोटी, जो गंदम की रोटी बंद कर दें, जौ की रोटी पे ले आए उसको, उसके बाद उसके चावल बंद करा दें, उसका मैदे की बनी हुई तमाम चीजें मैदे की जिसमें मैदा शामिल हो बिल्कुल बंद करवा दें। चीनी की बनी हुई चीजें उसकी हैं जिसमें चीनी शामिल हो, जिसमें जिसको कहा जाता है कि ये आपकी शुगर फ्री डाइट चीजें हैं, ये उसके सारे केमिकल्स और कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, डब्बों के जूस, डब्बों के दूध, इवन दो ये जो हम मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट लेते हैं कि अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट मुझे कॉल आई थी, वो पेशेंट कोई 90 प्लस का एज है, ग्रुप है उसकी जी, कोमा सेमी कोमा में वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि इसको आप खजूर दें, हम पहले यहाँ भी बता चुके हैं कि खजूर लें, अरके गुलाब या पानी या जमजम के अंदर उसको अच्छी तरह खर्ल करके उसको बिल्कुल मैश करके खर्ल में शीरा बना दें, उसका पत्थर का खर लो, उसके अंदर पानी थोड़ा सा डाल के, खजूर डाल के नरम वाली, उसको शीरा बना दें, घिसा दें, उसको रगड़ दें पूरी, और उसके बाद उसको मैंने कहा जी वो पिलाएं, और उसके बाद मैंने कहा उसको यखनी दें गजा की नाली से। उन्होंने 2 दिन दी है, बंदा आज उठ के बैठ गया, मैंने उनको नफल पढ़वाए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह मेहरवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाजरीन, अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। सदा